डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस किंग की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उस किंग के टाइम पीरियड को एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर माना जाता है। यानी जब इस किंग की डायनेस्टी ओवर हो जाती है तो हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ट्रांजिशन पीरियड में चली जाती है और उसके बाद मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो द किंग वॉज हर्षवर्धना। तो आज हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो किंग हर्षवर्धन थे, इनकी डायनेस्टी कहाँ पे थी, इनके टाइम पीरियड में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए एंड ऑल। तो सिंस ये जो किंग हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लास्ट ग्रेट किंग माने जाते हैं, दैट्स व्हाई इज ऑफन कॉल्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। सो ही वॉज द गाय किंग हर्षवर्धना। तो लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट हिम। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है गुप्ता एम्पायर के ख़त्म होने के बाद। दैट मीन्स गुप्ता एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद। तो जैसा कि पिछले चैप्टर्स में आपने देखा था कि गुप्ता डायनेस्टी जो थी एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी, जो जिसका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्रा। तो बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया में ये जो आप पूरा रीजन देख रहे हो ना, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारा का सारा गुप्ता एम्पायर के अंडर आता था। तो गुप्ता एम्पायर वालों ने ऑलमोस्ट 400 ईयर तक ना नॉर्थ इंडिया पे रूल किया था, फ्रॉम 1st AD अप टिल 4th AD। तो क्या होता है कि गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई और फिर ऑलमोस्ट 4th AD के आसपास आते आते ना ये डिसइंटीग्रेट कर गई। क्यों डिसइंटीग्रेट कर गई? क्योंकि ये चाइना, जैसे चाइना आज भी हमें परेशान करता है, उस ज़माने में भी करता था। तो चाइना से ट्राइब्स आके अटैक करती थी इस एम्पायर पे। तो धीरे धीरे ये एम्पायर ख़त्म हो गया और ख़त्म होने से क्या हुआ कि इस एम्पायर, ये जो इतनी बड़ी गुप्ता डायनेस्टी बना रखी थी ना, तो गुप्ता डायनेस्टी ने क्या किया था, एक अकेला राजा तो रूल कर नहीं सकता, तो उसने रीजनल रूलर्स रखे हुए थे, मतलब छोटे छोटे रीजनल रूलर्स जो मेन राजा को ही अपना महाराजा मानते थे। बट जब महाराजा ही नहीं रहेगा तो ये छोटे छोटे किंगडम्स जो है ना, ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो ऐसा ही कुछ हुआ था गुप्ता डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेट होने के बाद कि ये इतनी बड़ी गुप्ता डायनेस्टी छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट होती चली गई। तो ये आप देख सकते हो आफ्टर दी, ये सारी कहानी स्टार्ट हुई आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सो नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया पास्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ अबाउट हाफ अ डजन फ्यूडेटरीज। यानी कि इतनी बड़ी जो एम्पायर टूटी तो ऑलमोस्ट 6-7 छोटे छोटे एम्पायर्स में, हाफ अ डजन 6-7 छोटे छोटे एम्पायर्स में बढ़ गई। आप देख सकते हो ना, ये मालवा में इंडिपेंडेंट हो गए, विदिशा, ये सारे रूलर्स इंडिपेंडेंट हो गए। सुनाओ, ऐसी ही एक छोटी सी किंगडम बनी थी, वो थानेश्वर। थानेश्वर जो है गुड़गांव हरियाणा के पास का एरिया है। इस एरिया में एक नई डायनेस्टी, मतलब वो पहले ये लोग क्या थे, ये लोग गुप्ता के अंडर काम किया करते थे। यानी जो मेन जो गुप्ता एम्पायर थी ना, उन लोगों ने इसको ज़मींदार वगैरह की हैसियत से जो इस डायनेस्टी वालों को रख रखा था। लेकिन जब गुप्ता एम्पायर ही डिसइंटीग्रेट हो गया तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग भी बाकी लोगों की तरह इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपनी खुद की छोटी सी ही सही अपनी एक अलग किंगडम बनाएंगे। तो इसी किंगडम, ये जो छोटी सी किंगडम यहाँ पे हरियाणा थानेश्वर के पास पैदा हुई थी गुप्ता डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद। इसका नाम हुआ करता था पुष्यभूति। हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो आज के जो हमारे हीरो हैं हर्षवर्धन जी, वो इसी खानदान में पैदा हुए थे, पुष्यभूति डायनेस्टी। तो आप कह सकते हो कि उनके दादा परदादा पूर्वज जो थे वो गुप्ता के अंडर काम किया करते थे ज़मींदार की हैसियत से। बाद में चल के उन लोगों ने अपना एक छोटा सा किंगडम बना लिया था, जो धीरे धीरे हर्षवर्धन ने बहुत ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला दिया। इसलिए आज हम इनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि हर्षवर्धन नाम का कोई राजा भी था और वो थानेश्वर मतलब हरियाणा में रहते थे और किस टाइम पीरियड में रहते थे। तो वी हैव टू हैव सम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट, क्योंकि हम अपने मन से तो कहानियाँ नहीं बना सकते ना। तो व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ डू वी नो कि हाँ भाई सच में हर्षवर्धन नाम का कोई राजा हुआ करता था। तो लेट अस सी। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग हर्षवर्धना इज़ अ बुक कॉल्ड हर्षचरिता। तो हर्षचरित्रा नाम की एक बायोग्राफी है विच वॉज रिटन बाय बाना भट्ट। सो ही इज़ बाना भट्ट। तो ये जो पर्सन है, ही वॉज एक्चुअली द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना। ये किंग हर्षवर्धना के कवि हुआ करते थे, मतलब उनके दरबार में रहते थे, पोएम्स वगैरह लिखते थे।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने किंग की बायोग्राफी लिखी, हर्ष चरित्रा। हर्ष मतलब किंग हर्षवर्धना, चरित्रा मीन्स पर्सनैलिटी, तो इट इज़ नथिंग बट अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धना। और हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इट इज़ द फर्स्ट बायोग्राफी रिटन इन संस्कृत, यानी ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई किसी की भी पहली बायोग्राफी है। तो अगर कल को आपको पूछेगा कि व्हाट इज़ हर्ष चरित्रा, तो आप कहोगे कि इट इज़ नथिंग बट अ संस्कृत में लिखी गई बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धना। और लिखा किसने था, तो उनके ही कोर्ट पोएट थे बाना भट्ट, तो उन्होंने ही लिखी थी ये। नाउ दिस गाय बाना भट्ट, तो अपार्ट फ्रॉम दिस बायोग्राफी ही हैज़ रिटन अ फ्यू अदर बुक्स एज वेल। तो इन्होंने कुछ और भी किताबें लिखी हैं। तो उनमें से जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा, दैट इज़ कादम्बरी। तो ये कादम्बरी भी संस्कृत में ही लिखी गई है, बिकॉज ये वॉज संस्कृत स्कॉलर, ये संस्कृत में ही अपनी सारी बुक्स लिखते थे। तो इन्होंने ऑलरेडी एक बुक हमने देख लिया, हर्ष चरित्रा। हर्ष चरित्र में उन्होंने अपने किंग की कहानी लिखी, जबकि ये जो बुक आप देख रहे हो कादम्बरी, इट इज़ अ रोमांटिक नावल। ये एक नावल है, रोमांटिक नावल, जिसमें कि कादम्बरी नाम की एक औरत की पूरी स्टोरी, मतलब उनकी लव स्टोरी टाइप्स इन्होंने लिखी है। नाउ ये जो बाना भट्ट थे, जो कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धना के, तो इन्होंने कई बुक्स लिखी, जिसमें से दो बुक्स का नाम मैंने आपको बताया, एक हर्ष चरित्रा और दूसरा कादम्बरी। तो ये दोनों ही बुक्स जिसके लिए आज ये जाने जाते हैं, हर्ष चरित्रा और कादम्बरी, दोनों ही बुक्स ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, मतलब कंप्लीट करने से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। तो इन दोनों बुक्स को एक्चुअली उनके बेटे ने कंप्लीट करा था। तो बेटे का नाम क्या था, भूषण भट्ट। तो ये इनका ही बेटा था, तो इसने अपने बाप की दोनों इनकम्प्लीट बुक्स को कंप्लीट करा। तो अगर कल को कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु रोट हर्ष चरित्रा, और अगर एक ही नाम रहता है, लेट सपोज कि बाना भट्ट का नाम दिया रहता है और भूषण भट्ट का नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू चूज़ बाना भट्ट। लेकिन अगर ये दोनों ही नाम दिए रहते हैं तो यू विल हैव टू चूज़ बोथ ऑफ देम। दोनों ने मिल के कंप्लीट कराए, तो ऑब्वियसली क्रेडिट विल गो टू बोथ ऑफ देम। नाउ व्हाट आर दी अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? Now, the second most prominent source of information about the king is this guy named Huan Sang. तो ह्यूएन सैंग कौन थे? तो ये चाइनीज़ थे, ये एक चाइनीज़ थे जो इस रास्ते से होते हुए, ही वॉज अ चाइनीज़, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे, क्योंकि जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में ऑलरेडी आपने देखा कि जब हुन्स अटैक होते थे, जब हुन्स कांटेक्ट में आए इंडियंस के, जब वो अटैक करते थे गुप्ता एम्पायर के टाइम या उसके पहले भी, तो उनको यहाँ पे बुद्धिज़्म दिखा कि यहाँ पे अरे इंडिया में तो सारे लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी एंड दे कैरीड बैक द रिलीजन टू देयर ओन कंट्री। तो जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस टाइम तक ऑलरेडी बुद्धिज़्म जो है ना वो पूरे चाइना में फैल चुका था। तो ऐसा ही एक आदमी था ह्यूएन सैंग, वो बुद्धिस्ट था। तो उसे लगा कि क्यों ना मैं इंडिया जाऊँ, द कंट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और वहाँ जाके बुद्धिस्ट एंशियंट स्क्रिप्चर्स यानी पुराने जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे बुद्धिज़्म से रिलेटेड, उनको कलेक्ट करके ट्रांसलेट करके अपनी कंट्री में वापस लेके आऊँ। सो ही फॉलोड दिस रूट। ये जो रूट आप देख रहे हो ना, दिस इज़ सिल्क रूट। सिल्क रूट एक एंशियंट ट्रेड रूट हुआ करती थी, जिससे कि लोग इंडिया अफ़गानिस्तान होते हुए ना यूँ चाइना जाया करते थे फॉर ट्रेड पर्पसेस। सो दिस वाज नोन एज सिल्क रूट। तो उसी सिल्क रूट पे चलते चलते ये ह्यूएन सैंग इंडिया आए। तो ऑब्वियसली जिस वक्त ये इंडिया आए उस वक्त नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहे थे हर्षवर्धना, और ये काफ़ी टाइम इंडिया में रहे हैं। ही केम इन 627 AD, 627 AD में ही आ गए थे एंड स्टेड इन इंडिया अप टिल 645 AD, यानी ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स तक, 17 ईयर्स तक ये इंडिया में रहे थे। ओके तो अगर आप इंडिया में आओगे और आप 17-18 साल इंडिया में बिताओगे तो आप तो काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करोगे। तो इन्होंने एक अपनी डायरी मेंटेन की, वापस जाके बुक्स भी लिखी। तो उन बुक्स को पढ़ के, इनकी डायरी को पढ़ के हमको ये किंग हर्षवर्धना और बाकी के इंडिया के बारे में पता चलता है। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ किंग हर्षवर्धना से ही मिलने आए थे, नहीं ऐसा नहीं था, ये पूरे इंडिया को विज़िट करने आए थे। तो इन्होंने पूरे इंडिया के बारे में लिखा है। लेकिन उस वक्त के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे किंग हर्षवर्धना, तो किंग हर्षवर्धना के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा है। सो इनका जो अकाउंट है इज़ दी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूएन सैंग
केम इन 627 AD एंड कुछ लोगों का मानना है 643, कुछ लोगों का मानना है 645, क्योंकि 643 AD में वो इंडिया में ही थे, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि 643 AD में वो वापस चले गए होंगे। अब ये क्यों कंफर्म है ये हम आगे देखेंगे कि 643 इंडिया में उनके इंडिया में होने के पूरे सबूत मिलते हैं। तो लेट्स सी। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द किंग हिमसेल्फ। तो ये जो हमारे किंग थे हर्षवर्धना, तो हमने पहले देखा कि इनके कोर्ट में एक पोएट हुआ करते थे बाना भट्ट। अब बाना भट्ट क्या करते थे, पोएट्स, ही वॉज अ पोएट, तो कविता वगैरह लिखते थे। इट मीन्स कि किंग हर्ष वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, और साथ ही साथ वो खुद भी प्लेज लिखते थे। देखो उस टाइम क्या होता था कि नॉवेल्स वगैरह तो उतनी नहीं चलती थी, आप नॉवेल्स लिखोगे तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो उस टाइम प्लेज हुआ करते थे। तो पूरी पब्लिक इकट्ठा हो जाया करती थी शाम को और प्लेज देखते थे वो, मतलब कोई लिखेगा प्ले तभी तो कोई इनेक्ट करेगा ना। तो ही हैड रिटन 3 प्लेज, मतलब इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्टोरिकली कि हमारे जो किंग साहब थे इन्होंने 3 प्लेज लिखी हैं, रत्नावली, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका। सो ही वॉज अ ग्रेट लिटरेरी फिगर एज वेल। तो 3 प्लेज, तो ये क्वेश्चन कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है। तो मोस्टली ये इस फॉर्मेट में पूछा जाता है कि 4 बुक्स का नाम दे देते हैं वो। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कादम्बरी भी लिख दूँ, और फिर वो ये पूछते हैं कि विच ऑफ दिस बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय किंग हर्षवर्धना। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए ना चीज़ कि कौन सी 3 बुक्स इन्होंने लिखी है, तभी तो आप बता पाओगे कि कौन सी नहीं लिखी। तो रत्नावली, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका, ये काफ़ी फेमस है। ये देखो ये बुक्स आज भी आप अमेज़ॉन पे, अगर आप अमेज़ॉन पे सर्च करोगे ना या किसी भी दूसरे पोर्टल पे भी, तो ये बुक्स आज भी लोग खरीदते हैं। तो सी हाउ पॉपुलर, हाउ ग्रेट ही वॉज, कि ऑलमोस्ट आफ्टर 1800 टू 1800 साल के बाद भी हम उनकी लिखे बुक्स खरीद रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स इज इंस्क्रिप्शंस। तो उस टाइम किंग्स क्या करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, अगर उस वक्त पेन या पेपर तो उतना यूज़ नहीं होता था ना, तो अगर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था तो आप मेटल पे, कभी आयरन पे, कभी किसी दूसरे मेटल पे ना ये खुदवा के टू इंस्क्राइब करके रिकॉर्ड मेंटेन किया करते थे। तो इसी चीज़ को आज हम इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इंस्क्राइब्ड, रिटन, यू राइट समथिंग ऑन मेटलिक सरफेस, दैट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन, या पत्थर पे आप लिखते हो तो दैट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन। तो ऐसी ही एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हिस्टोरियंस ने ढूंढ निकाली है मधुबन से। तो मधुबन क्या है ना कि बनारस और आजमगढ़ के बीच की एक जगह है। तो मधुबन आजमगढ़ के ज़्यादा नज़दीक पड़ती है, तो इसलिए आप इसको आजमगढ़ी कहो। तो आजमगढ़ में ये कॉपर प्लेट हिस्टोरियंस को मिली। तो जब हिस्टोरियंस ने इसको पढ़ा, इसको डिकोड किया, तो उनको ये बात समझ में आई कि अरे ये तो किंग हर्षवर्धन की दी हुई या क्या उनके टाइम पीरियड की बनाई हुई इंस्क्रिप्शन है। तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ के पता चली है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये बेसिकली किंग, उस टाइम के जो किंग्स हुआ करते थे उनके मंत्री वगैरह हुआ करते थे। तो किंग हर्षवर्धन ने कोई गांव, ये जो मधुबन गांव है ना, ये अपने मंत्री को दान में दिया हुआ था। तो उसी को डिक्लेयर करते हुए ना ये इंस्क्रिप्शन बनवाई कि हाँ देखो मैं किंग हर्षवर्धन ये गांव तुम्हें दे रहा हूँ, आज से तुम इस गांव का टैक्स कलेक्ट करोगे एंड ऑल दैट स्टफ हैज़ बीन रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन। तो ऐसी एक इंस्क्रिप्शन सोनीपत से भी मिली है। तो सोनीपत हरियाणा, क्योंकि ये लोग, इनकी पूरी कहानी, इनकी पूरे ख़ानदान की कहानी ही थानेश्वर हरियाणा गुड़गांव वाले रीजन से स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ भी कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलने बनते हैं। तो ऐसी एक इंस्क्रिप्शन सोनीपत, ताम्रपत्र मीन्स कॉपर, तो वहाँ से भी मिली है। नाउ द थर्ड, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो, ये वाली जो इंस्क्रिप्शन है ये बांसखेड़ा से मिली है हिस्टोरियंस को। तो बांसखेड़ा भी यूपी शाहजहाँपुर का ही एक एरिया है। और ये इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है हिस्टोरियंस की नज़र में, ये पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा पोर्शन। तो यू कैन सी दिस इज़ द सिग्नेचर ऑफ किंग हर्षा। सिग्नेचर है ये कि अपने किंग का। यहाँ पे इस सिग्नेचर में लिखा हुआ है कि मम हर्षवर्धन अस्ति, यानी कि मैं हर्षवर्धन हूँ। सो इट इज़ नथिंग बट द सिग्नेचर ऑफ किंग, यानी ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखवाया है, ये मैंने लिखवाया है, मेरा नाम है हर्षवर्धन। तो अगर कोई ये पूछता है कि हर्षवर्धन के सिग्नेचर वाली इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिली है, तो यूल हैव टू से बांसखेड़ा से मिली है। और बांसखेड़ा कहाँ है, तो शाहजहाँपुर में।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि किंग हर्षवर्धन ने एज सच कोई डायनेस्टी फॉर्म नहीं की थी, बल्कि उनके बाप दादा ने डायनेस्टी फॉर्म की थी, और उस डायनेस्टी, उस खानदान में ये पैदा हुए थे। तो जिस खानदान में ये पैदा हुए थे उसका नाम था पुष्यभूति डायनेस्टी। ये रीजन आप देख पा रहे हो ना, पुष्यभूतिज। तो ये हरियाणा, मोस्टली मतलब यूपी बॉर्डर है, ये उत्तर प्रदेश, आज का दिल्ली हरियाणा बॉर्डर आप इसे कह सकते हो। तो हरियाणा थानेश्वर कह लो या स्थानेश्वर कह लो, ये इनके बाप दादाओं की कैपिटल हुआ करती थी। क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी पहले, इसके बाप दादा गुप्ता डायनेस्टी के लिए ज़मींदारी का काम करते थे, और जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी कमज़ोर हो गई, ख़त्म हो गई, तो ये लोग भी इंडिपेंडेंट हो गए। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर लो कि ये जो पुष्यभूति है ना, इनके पड़ोसी कौन है, कौन सी डायनेस्टी है, तो मौखरी। तो क्या हुआ ना कि एंशियंट टाइम में पाटलिपुत्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटी हुआ करती थी, इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, और ये गुप्ता डायनेस्टी तक की भी कैपिटल हुआ करती थी। तो जब गुप्ता वाले कमज़ोर हो गए तो ये पाटलिपुत्रा की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई, मतलब ये बिल्कुल नेगलेक्ट सा हो गया। और फिर इंडिया का जो नया कैपिटल उभर के आया ना, दैट वाज कन्नौज। क्योंकि नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा करीब थी ये सिटी, इधर से अटैक्स वगैरह हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चेंज्ड। तो वो पाटलिपुत्रा की जगह उस वक्त जब हर्षवर्धन, ये पुष्यभूति डायनेस्टी हुआ करती थी ना, तो इंडिया का कैपिटल एक तरह से ये कन्नौज ही हुआ करता था। तो कन्नौज के अराउंड जो थी वो मौखरी डायनेस्टी रूल करती थी, और मौखरी के ही पड़ोसी हुआ करते थे पुष्यभूति। तो पुष्यभूति ही बाप दादा थे, यानी कि हर्षवर्धन के। ये सारी चीज़ें हमको कौन बताता है, मेरे को ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? तो इट इज़ एक्चुअली बाणाभट्टा, क्योंकि बाणाभट्टा ने अपने किंग हर्षवर्धना की बायोग्राफी लिखी है, तो उसमें बताया है कि हाँ, मेरे किंग का नाम हर्षवर्धन है, तो मेरे किंग हर्षवर्धन के पापा का नाम ये है, तो उनके दादाजी यहाँ पे रहते थे, एंड ऑल दैट स्टफ। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय अ कंप्लीट बायोग्राफी। सो इट इज़ द मिस्टर बाणाभट्ट हु इज़ टेलिंग अस दिस एंटायर स्टोरी। ये जो पुष्यभूति वाले थे, ये पुष्यभूति हो, मौखरी हो, ये सारे गुप्ता डायनेस्टी के ख़त्म होने से ही हुए। और गुप्ता डायनेस्टी क्यों ख़त्म हुई थी? बिकॉज ऑफ हुन इन्वेजन। आई टोल्ड यू ना, चाइनीज़ ट्राइब्स वगैरह आके अटैक किया करते थे। बाणाभट्ट हमको ये कहानी बता रहे हैं कि मेरा जो हीरो है, मैं जो स्टोरी लिख रहा हूँ, उसका जो हीरो है किंग हर्षवर्धना, तो उसके ख़ानदान का नाम है, क्या नाम है, पुष्यभूति। तो आगे वो बताते हैं कि इसी पुष्यभूति डायनेस्टी में प्रभाकर वर्धन नाम के किंग हुए, प्रभाकर वर्धना। तो दिस प्रभाकर वर्धना इज़ एक्चुअली द फादर ऑफ हर्षवर्धना। तो वो कहते हैं बाणाभट्ट कि हाँ, मेरे किंग के फादर का नाम प्रभाकर वर्धना था। एंड ही सेज कि ये किंग जो थे प्रभाकर वर्धना, ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस मैन एंड ही ऑलवेज वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। तो यहाँ पे पुष्यभूतिज थी, तो हर्षवर्धना के जो फादर थे, पापा थे, वो काफ़ी एम्बिशियस थे और वो चाहते थे कि मेरी किंगडम एक्सपेंड हो जाए और इसका एरिया काफ़ी बड़ा हो जाए। सो ही टुक एडवांटेज ऑफ द डिमाइस ऑफ मौखरी पावर, यानी ये मौखरीज जो थे इनके पड़ोसी पुष्यभूतिज के, ये भी धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए। ये मजबूत थे तभी तो इंडिया के कैपिटल पे ये राज करते थे ना, लेकिन धीरे धीरे ये भी कमज़ोर होते चले गए। तो पुष्यभूतिज वालों ने इसका फ़ायदा उठाया। इन्होंने सोचा कि अरे देखो, इतनी इम्पोर्टेंट किंगडम से अब हमको दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो पुष्यभूतिज ने, या ये जो किंग थे प्रभाकर वर्धना, इसने क्या किया, इसकी एक बेटी थी राज्यश्री। तो राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन हुई इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि प्रभाकर वर्धन का ही बेटा है हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन की बेटी है राज्यश्री। तो राज्यश्री और हर्षवर्धन क्या है, भाई बहन है। राज्यश्री एक्चुअली बड़ी बहन थी हर्षवर्धन की। तो किंग प्रभाकर वर्धन जो उस वक्त पुष्यभूति डायनेस्टी पे रूल करते थे, इन्होंने अपनी बेटी राज्यश्री की शादी पास वाले किंगडम के राजा ग्रहवर्मन से कर दी है। पास वाले किंगडम में ग्रहवर्मन रूल करते थे। ही वॉज अ मौखरी किंग। ओके, तो as time passed by, our king grew old and he died in 605 CE। यानी ये जो पापा थे हर्षवर्धन के और राज्यश्री के, इनकी डेथ हो गई 605 AD में। ओके, तो ये जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके दो बच्चों का नाम तो आप ऑलरेडी जान चुके हो, राज्यश्री और हर्षवर्धन।
तो एक्चुअली इनका सबसे बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, सबसे बड़ा बेटा। और उस टाइम क्या रूल था, अगर किसी किंग की डेथ हो जाती थी तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही नेक्स्ट किंग बनता था। तो इस केस में भी यही हुआ। तो हमारे हर्षवर्धन तो बड़े बेटे नहीं थे, तो वो किंग नहीं बने, बल्कि उनका बड़ा भाई किंग बना। तो बड़े भाई का क्या नाम था, राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन को ही राज्य मिला। बट अनफॉर्चुनेटली ना, जब राज्यवर्धन किंग बने तो बहुत थोड़े दिनों में ही जो बंगाल का राजा था शशांक, बंगाल देखो ये पुष्यभूति है और यहाँ पे बंगाल है, तो जो बंगाल का रूलर था शशांक, यहाँ पे भी एक किंगडम थी, तो यहाँ के रूलर ने हर्षवर्धन के बड़े भाई को मार दिया। इसकी स्टोरी हम थोड़ी डिटेल में आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि आज तो हम पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन के बारे में, लेकिन हर्षवर्धन तो राजा बने नहीं, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजा बने। बट ऐसा नहीं है, हर्षवर्धन के बड़े भाई बहुत विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग किंग ही वॉज किल्ड। सो नाउ लेट अस सी कि व्हाई हिज ब्रदर गॉट किल्ड एंड हाउ डिड हर्षवर्धन बिकेम द किंग। तो जब ये राज्यवर्धन कौन है, ये हर्षवर्धन के बड़े भैया हैं, ठीक है ना। तो ये जब किंग बने तो अचानक से इनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम क्या थी, ये जो गुप्ताज थे, जो पहले एक्चुअली गुप्ता डायनेस्टी हुआ करती थी ना, तो वो अगर आप देखोगे तो सिकुड़ के ये गुप्ता डायनेस्टी पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में थी। तो गुप्ताज वाले सिकुड़ के ना बिल्कुल इनका इन्फ्लुएंस जो है पाटलिपुत्रा और ये मालवा और विदिशा, बस इन्हीं दो एपी सेंटर्स में सिमट के रह गया था। ये आप कह लो नंबर 1 और ये नंबर 2, बस इन्हीं दो छोटी छोटी सिटीज़ में ना गुप्ताज का दबदबा रह गया था, और बाकी वो तो छोटे छोटे एम्पायर में बंट गए थे। तो ये जो गुप्ताज हैं, इन्होंने जो गौड़ यानी उस वक्त बंगाल को गौड़ के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे एक राजा था शशांक नाम का, उसके साथ हाथ मिला लिया कि चलो मैं भी कमज़ोर हूँ, तुम भी कमज़ोर हो, तो हम दोनों हाथ मिला के मौखरी यानी कन्नौज वाले किंग पे अटैक कर देते हैं। तो ये जो मौखरी है ये राज्यवर्धन की बहन थी ना, राजश्री। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन इन दोनों की बहन थी राजश्री। इसकी शादी हो रखी थी ना मौखरी किंग से। तो अब क्या करते हैं, इनकी ज़िंदगी में ये दो विलेन आ जाते हैं, गुप्ताज और गौड़ का राजा था शशांक। ये दोनों एक टीम बन जाते हैं और अटैक कर देते हैं जीजाजी पे, और जीजाजी को मार देते हैं। तो जीजाजी ग्रहवर्मन जो कि राजश्री के हस्बैंड थे, उसको मार के ख़त्म कर देते हैं ये दोनों। तो हिस्टोरियंस का कहना है कि जिस गुप्ता किंग ने ये काम किया था उसका नाम था देवगुप्ता, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम। ये गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे। और इसने और शशांक कौन था, तो वो गौड़, ये आप देख रहे हो ना, गौड़ यानी बंगाल, उस वक्त का बंगाल, इन दोनों ने मिल के मार दिया था ग्रहवर्मन को। ठीक है, ग्रहवर्मन की कैपिटल थी कान्यकुब्ज, तो उसको मार के उसके कैपिटल यानी कि ऑलमोस्ट एक तरह से नॉर्थ इंडिया के कैपिटल को कब्जा कर लिया इन दोनों ने। तो ये बात जैसे ही राज्यवर्धन को पता चली, इसको लगा कि अरे मेरे जीजा जी को मार दिया। और क्या किया था इन दोनों ने, ग्रहवर्मन को मारने के बाद वो जो राजश्री थी, जो इन दोनों की बहन थी, उसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर उसने जेल में बंद कर दिया था इन दोनों ने। तो अब राज्यवर्धन को लगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे जीजा जी को मार दिया और मेरी बहन को जेल में डाल दिया। तो ये तुरंत दौड़ा चला कान्यकुब्ज या कन्नौज की तरफ कि मेरी बहन को मैं छुड़ाऊंगा। तो इसको लगा कि अब मेरे को लड़ना पड़ेगा देवगुप्त से और शशांक से। तो ये पहले गया मालवा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो गुप्ताज वाले थे इनकी इन्फ्लुएंस दो ही जगह रह गई थी, एक तो पाटलिपुत्रा यानी पटना के आसपास, और दूसरा मालवा यानी आज का मध्य प्रदेश, ग्वालियर वगैरह जो आप सुनते हो ना। तो ये गया कि अरे चलो मेरे को अब तो लड़ना है इनसे। तो ये गया मालवा में पहुंच के इसकी लड़ाई हुई देवगुप्त से, और इसने देवगुप्त को मार दिया, बहुत ईजिली मार दिया, और चला गया कन्नौज की तरफ अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके दो एनिमीज थे, एक था देवगुप्त और एक था बंगाल वाला शशांक। तो एक को तो इसने मार दिया और फिर अपनी बहन को छुड़ाने के लिए पहुंच गया कन्नौज। बट कन्नौज में क्या हुआ ना कि शशांक ने, ये जो गौड़ का राजा था शशांक, उसने मार दिया इसको ट्रेचरसली। ठीक है, हर्षवर्धन के बड़े भाई को, राज्यवर्धन को, इसके कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया जो उसके इमीडिएट बॉडीगार्ड्स थे, उसको पैसा वैसा दे के खरीद लिया और राज्यवर्धन को मार दिया।
तो राजवर्धन के मरने से क्या हुआ, बहन तो छूटी नहीं जेल से और बड़ा भाई भी मर गया। तो ये बात जब अपने हीरो, आज का हीरो हमारा कौन है, हर्षवर्धना, तो इसके भाई अभी राजा बने थे और 1 साल के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो गई उसके लाइफ में। तो ये जब हर्षवर्धन को ये चीज़ पता चली ना कि मेरे भाई को भी मार दिया और मेरी बहन भी अभी तक जेल में ही बंद है, और तो उसने सोचा कि अब मेरे को बदला लेना है। तो उसने सोचा कि बाप का, आपने सुना है ना वो भाई का एंड ऑल दैट, तो अब मैं बदला लूँगा। तो ये चला गया कि अब जो दूसरा विलन अभी ज़िंदा है अभी तक, शशांक कौन था, तो वो गौड़ का राजा था, तो इसको मैं मार के अपनी बहन को छुड़ाऊँगा। तो इसने क्या किया, क्योंकि ये तो अभी देखो हर्षवर्धना को तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, क्योंकि राजा तो ये था नहीं, इसके पापा पहले राजा थे और जब पापा की डेथ हो गई तो बड़ा भाई राजा बना था। तो अब इसके सामने इतनी बड़ी एनिमी थी, बंगाल की आर्मी खड़ी है, उसको हराना है। तो इसने क्या करा, इसने कामरूप के राजा, तो कामरूप यानी आज का जो असम है, उस वक्त उसको कामरूप कहा जाता था, तो कामरूप के राजा थे भास्कर वर्मन, उससे हाथ मिला लिया। अब देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये अगर बंगाल का एरिया है ना, बंगाल है ये, तो उसके पास में ही असम था, जबकि कन्नौज यहाँ पे है। तो इसको लगा कि मैं यहाँ से क्या पहुँच पाऊँगा वहाँ पे, तो इसने यहाँ पे अपनी कुछ लोगों को भेजा, दोस्ती कर ली और इन दोनों ने मिल के सोचा कि अब हम बंगाल पे अटैक करेंगे। तो शशांक घबरा गया। शशांक ये जो किंग था वो तो कन्नौज आ रखा था ना, अपने कैपिटल बंगाल को छोड़ के वहाँ से दूर आ रखा था कन्नौज। तो इसे लगा कि अरे मैं तो यहाँ हूँ और ये जो भास्कर वर्मन है असम वाला, वो तो बिल्कुल मेरे बाउंड्री पे, वो तो जब चाहेगा मेरे किंगडम पे अटैक कर देगा। तो ये बात जब शशांक को समझ में आई ना, तो वो इमीडिएटली वापस भाग गया बंगाल। तो और उसने राजश्री जो इसकी बहन थी उसको रिलीज़ कर दिया कि अब मेरे को माफ़ करो, मैं जा रहा हूँ। तो इन दोनों की लड़ाई कभी हुई नहीं है सच, हर्षवर्धन और शशांक की कभी लड़ाई हुई नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको कौन बता रहे हैं, तो मिस्टर बाणभट्ट, कोर्ट पोएट, जो कवि जिसने ये सारी चीज़ें हमको लिख के दी हैं। तो नाउ इट इज़ सेड कि हर्षवर्धना हैड बीन द डिफेक्टो रूलर ऑफ पुष्यभूति, यानी कि जब बड़ा भाई मर गया तो जैसे ही बड़े भाई की डेथ की न्यूज़ पहुंची तो उस टाइम ही जो बड़े भाई के मंत्री वगैरह थे ना, उसने कहा कि हर्षवर्धन जी अब आपको ही हमारा नया राजा बनना पड़ेगा। तो इमीडिएटली उस टाइम वो नए राजा हो गए थे पुष्यभूति डायनेस्टी की। बट क्योंकि उस वक्त टाइम सही नहीं था, क्योंकि इसकी बहन ऑलरेडी जेल में थी, कब्ज़े में थी दुश्मनों के, तो उसने अपनी कोरोनेशन नहीं करवाई थी। मतलब कोरोनेशन अगर आप करवाते हो तो काफ़ी बड़ा फंक्शन होता है ना, तो अगर किसी की बहन की जान खतरे में हो, किसी का बड़ा भाई मर गया हो, तो ऑब्वियसली वो इतना बड़ा फंक्शन तो नहीं करेगा ना। तो ये किंग तो बन गए थे, लेकिन कोरोनेशन इन्होंने तभी कराई जब बहन को रिलीज़ करवा लिया। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट आवर किंग। तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज हर्षा, हर्षवर्धना से हर्षा पेट नेम। अब देखो ये जो एम्परर बने थे, ही बिकेम एम्परर एट क्वाइट अ यंग एज, जब ये 16 साल के थे। आप देखो ये एम्परर बनने वाले तो नहीं थे ना, इनको तो सर्कमस्टेंशियली इनको बनना पड़ा, क्योंकि इसके बड़े भाई को मार दिया किसी ने, जीजा जी को मार दिया, बहन को जेल में डाल दिया था एंड ऑल दैट। तो ही बिकेम एट एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया एट अ वेरी अर्ली एज, 16 साल की उम्र में। एंड ही रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 606 अप टिल 647। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो ना 42 ईयर्स तक, ऑलमोस्ट 42 ईयर्स। तो इतने साल अगर कोई इतने बड़े एरिया पे रूल करेगा तो काफ़ी चीज़ें हिस्टोरियंस को मिलेंगी ना, उनके सिक्के मिलेंगे, बायोग्राफीज मिलेंगी। तो इसलिए हमको बहुत कुछ बहुत डिटेल में पता है किंग हर्षवर्धन के। सो एट द हाइट ऑफ हिज पावर हिज एम्पायर कवर्ड नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट पे कब्जा कर लिया था हर्षवर्धना ने। जबकि इनके ख़ानदान की स्टार्टिंग क्या बिल्कुल छोटे से जगह से हुई थी, थानेश्वर से, थानेश्वर गुड़गांव हरियाणा वाला रीजन। और जो नर्मदा नदी है ना, अब देखो नर्मदा नदी का क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में। अगर ये आप इंडिया का रफ मैप मान लो रफली, ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी है इट एक्ट्स एज अ बैरियर। तो इसके इस तरफ नॉर्थ इंडिया और इस तरफ साउथ इंडिया होता है, तो इट एक्ट्स एज अ बैरियर।
तो अगर कोई जब तक नॉर्थ इंडिया के इधर रूल नहीं करेगा तो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरे इंडिया का रूलर हूँ। वो कहेगा कि मैं तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया पे रूल करता हूँ, तो वो उतना बड़ा राजा नहीं माना जाएगा। तो अगर किसी को ये प्रूव करना है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ तो उसको पूरे इंडिया पे कैप्चर करना होगा। तो पूरे इंडिया पे कैप्चर करने के लिए सिम्बॉलिकली उसको एटलीस्ट ये नदी क्रॉस करनी होगी, तभी वो साउथ इंडिया पे भी थोड़ा रूल कर पाएगा। तो नर्मदा नदी की एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हुआ करती थी। तो ये जो हमारे भाई साहब थे ये नर्मदा नदी को क्रॉस नहीं कर पाए थे, यानी कभी भी ये साउथ इंडिया में कुछ भी रूल नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ही रूलर रह गए। सो नाउ ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल। एक्चुअली इनके खानदान की पुरानी कैपिटल तो हुआ करती थी पुष्यभूति की थानेश्वर, लेकिन देखो इसके जीजा जी की डेथ हो गई। तो जीजा जी की डेथ हो गई तो इन्होंने क्या किया, टेक ओवर कर लिया अपने जीजा जी के किंगडम को। तो जीजा जी का कैपिटल कन्नौज था। तो अगर किसी को कन्नौज मिल जाएगा जो कि इंडिया का कैपिटल है तो वो तो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेगा ना। तो पुष्यभूति डायनेस्टी वालों ने भी अपनी नई कैपिटल को शिफ्ट करके कन्नौज वो ले आए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी क्रॉस करने की इच्छा हुआ करती थी ना हर नॉर्थ इंडियन किंग को, ताकि वो पूरा एक अपने आप को ग्रेट किंग बता सके। तो ही ऑल्सो ट्राइड, ये जो हमारे किंग थे हर्षवर्धना, ही ऑल्सो ट्राइड डूइंग दैट बट ही गॉट डिफीटेड बाय अ डायनेस्टी इन चालुक्यास। तो हम चालुक्यास की भी आप वीडियोस जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे बेंगलोर और आंध्र प्रदेश के थोड़े से रीजन में ना चालुक्यास रहते थे। ये भी एक्चुअली गुप्तास के ही पहले नौकर हुआ करते थे, पर जब गुप्तास खत्म हो गए तो इन्होंने सोचा कि हम यहाँ से जाते हैं साउथ इंडिया में अपनी नई डायनेस्टी बनाएंगे। तो नर्मदा नदी के बिल्कुल इस वाली साइड पे चालुक्यास रहते थे। तो जब हर्षवर्धन ने अटेम्प्ट किया, कोशिश करी नर्मदा को क्रॉस करने के लिए, तो इसकी लड़ाई हो गई चालुक्यास से। तो चालुक्यास ने हरा दिया, इसलिए ये कभी भी साउथ इंडिया पे पहुंच ही नहीं पाए। तो चालुक्या में एक उस वक्त जो राजा हुआ करता था जिसकी लड़ाई हुई थी हर्षवर्धना से, हिज नेम वाज पुलकेशिन। तो ये चीज़ें हम देखेंगे आगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हर्षवर्धना किस एरिया पे रूल करते थे इंडिया में, तो देखो आप हिस्ट्री लोग बोलते हैं कि काफ़ी बोरिंग है, लेकिन अगर आप समझोगे ना तो आपको हिस्ट्री एक बार में याद हो जाएगी। अब आप देखो, अगर कोई पूछता है कि हर्षा एम्पायर की एक्सटेंट क्या थी, कहाँ फैली हुई थी, तो आप ध्यान से लॉजिकली सोचो। ये तो इनके बाप दादा ने इसको बना के दी थी स्थानेश्वर में, तो इतना सा हिस्सा तो ऑलरेडी था। अब ये देखो जीजा जी की डेथ हो गई, तो जीजा जी की डेथ होने की वजह से ये जो कन्नौज वाला रीजन था ये भी इसके हिस्से आ गया। अब देखो इसके बड़े भाई ने गुप्तास को मारा था, गुप्ता जो किंग है उसको मारा, देवगुप्त को। तो देवगुप्त जो गुप्तास थे वो पाटलिपुत्रा और मालवा, उज्जैन, विदिशा इस जोन में राज करते थे। तो ये भी इसको मिल गया। फिर इसने क्या किया, ये ताम्रलिप्ति आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली उड़ीसा के पास पड़ता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है ये। मतलब जब तक आपके पास पोर्ट सिटी नहीं होगी ना, ये पोर्ट सिटी नहीं होगी तो आपके जहाज वगैरह नहीं आ सकते हैं ना, क्योंकि आप तो यहाँ कन्नौज में रहते हो। तो आपको अगर चाहिए कि आप समुद्र पे आपका कब्ज़ा हो तो आपको किसी कोस्टल टाउन पे कब्ज़ा करना होगा। तो ऐसा ही किया था हर्षवर्धन ने। तो ये उड़ीसा पे अटैक किया था इस पोर्ट के चक्कर में ही। तो ताम्रलिप्ति अटैक करके इसको अपने में मिला लिया। तो उड़ीसा भी हर्षवर्धन के अंडर आता था और गुजरात को भी अटैक किया था। तो इतना सारा रीजन, और ये देखो ये नर्मदा, ये साउथ इंडिया कभी जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि कोशिश करी तो यहाँ पे चालुक्या वाले रहते थे, ठीक है, और चालुक्या वालों ने हरा दिया। सो इफ समबडी आस्क्स कि कहाँ राज करते थे, तो यू कैन से इजली कि हाँ भाई वो वेस्टर्न पंजाब। क्यों? क्योंकि ये देखो ये तो इनके बाप दादा ने बना के दी, तो इसके पास ही पंजाब पड़ता था, तो थोड़ा सा पंजाब भी इनके हिस्से आता था। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, क्योंकि कन्नौज इनको मिल गया था, वेस्ट बंगाल, ये ताम्रलिप्ति, उड़ीसा, बिहार तो मिल ही गया, देवगुप्त को मार दिया। नाउ यू सी, ये आप देख रहे हो ना, ये नेपाल। तो नेपाल तो बिल्कुल बॉर्डरिंग किंगडम हो गया था ना हर्षवर्धना का। ये हर्षवर्धना की खुद की किंगडम थी और ये नेपाल। तो नेपाल वाले भी मानते थे कि अरे देखो ये बहुत बड़ा किंग है, और ये नेपाल वाले, नेपाल में जो उस वक्त की किंगडम हुआ करती थी, दे हैव एक्सेप्टेड दी ओवरलॉर्डशिप। तो ओवरलॉर्डशिप का मतलब होता है कि आप हम पे अटैक मत करो,
आप ही हमारे माई बाप हो, आप हमसे बड़े राजा हो, हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम आपको टैक्स पे करेंगे, आप जो कहोगे करेंगे, बस आप अटैक कभी नहीं करना, ठीक है। सो दे हैव एक्सेप्टेड दी ओवरलॉर्डशिप, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओवरलॉर्डशिप। तो जब कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको अपना गुरु मान ले रहा है, तो आप ऑब्वियसली उस पर अटैक नहीं करते हो। तो अटैक नहीं करोगे तो आप इसकी ज़मीन को तो क्लेम नहीं करोगे ना। Now Harsha ascended as the ruler of Kannauj and made it his capital. अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उड़ीसा पे अटैक करके जीत गए, गुजरात पे अटैक करके जीत गए, बाकी तो कैसे लड़ाई हुई तो आप समझते ही हो। बट साउथ इंडिया कभी नहीं जा पाए, क्योंकि साउथ इंडिया जाने के चक्कर में इनकी लड़ाई हो गई थी चालुक्य डायनेस्टी से, और उस वक्त चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे पुलकेशिन II, यानी पुलकेशिन II ने ही इसको साउथ इंडिया में आने से रोक दिया। तो ये चीज़ें हमको कैसे पता चलती हैं कि ऐसी कभी कोई लड़ाई भी हुई थी, उसने साउथ इंडिया में जाने की कोशिश करी एंड ऑल दैट। तो एक इंस्क्रिप्शन मिली है अहिहोल से। तो अहिहोल एक जगह है बेलगाम कर्नाटक के पास, ठीक है, क्योंकि ये चालुक्य वाले थे, ये रहते ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में थे, तो इन्होंने हराया। तो इनके लिए तो बड़ी बात थी, ये तो बोलेंगे ना कि देखो नॉर्थ इंडिया का राजा आना चाहता था, हमको हराना चाहता था, बट हमने ही हरा दिया हर्षवर्धना को। तो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने अहिहोल इंस्क्रिप्शन बनवा के वहाँ पे डाल दिया। मतलब ये एक्चुअली पत्थर पे लिख डाला इन्होंने, अपनी कहानी को लिखा कि कैसे हमने हराया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अहिहोल इंस्क्रिप्शन में किस 2 राजाओं के बैटल की कहानी है, तो आप क्या कहोगे? एक तो हमारे हीरो हर्षवर्धना और दूसरा पुलकेशिन II, और आउटकम क्या था कि पुलकेशिन II ने हर्षवर्धना को हरा दिया। नाउ कौन कौन सी मेजर, ये आप देख रहे हो ना, इन इंस्क्रिप्शंस पे सारे बैटल्स की कहानी लिखी रहती है। तो इस इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ अहिहोल इंस्क्रिप्शन, ये पुलकेशिन से लड़ाई हो रखी थी। तो पहली लड़ाई तो आप समझते ही हो कि ये जब 16 साल के छोटे बच्चे थे, तो उसी टाइम इसको अपनी बहन को छुड़ाने के लिए ये जो गौड़ का बदमाश राजा था शशांक, इससे लड़ाई करनी पड़ी। और फिर वल्लभी बेसिकली आप उस वक्त के गुजरात को ही मान लो कि वल्लभी उस वक्त का गुजरात ही हुआ करता था, तो उसके रूलर ध्रुवसेन II को हराया था। तो गुजरात को हरा के, ऐसा नहीं था कि हरा के डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि ये जो किंग थे उसको बोला कि आज अब तो तुम मेरे से हार गए, अब तुम कुछ किंग वगैरह नहीं हो, अब तुम मेरे ज़मींदार की तरह रहोगे, यानी अब तुम्हारी किंगडम एक्चुअली मेरी किंगडम हो गई है, तुम बस मेरे अंडर काम करोगे। और फिर हर्षवर्धना ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी वल्लभी के राजा से, मतलब रिश्ते कायम कर लिए ताकि बाद में फ्यूचर में कभी लड़ाई वगैरह करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप ये याद रखना कि हर्षवर्धना ने अपनी बेटी की शादी गुजरात में करी थी, वल्लभी में। पहले वल्लभी को हराया, और उस वक्त वल्लभी के राजा थे ध्रुवसेन II, यानी पुलकेशिन II से हार गए थे, लेकिन ध्रुवसेन II को हरा दिया था, और फिर अपनी बेटी की शादी भी कर दी। और ये तो आप जानते ही हो कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन जो पुलकेशिन II ने हरा दिया, साउथ इंडिया में आने ही नहीं दिया। और ये चीज़ हमको कहाँ से पता चलती है? तो अहिहोल इंस्क्रिप्शन से। तो ये इंस्क्रिप्शन बनवाया किसने? तो चालुक्य वालों ने अपनी खुशी में बनवाया कि देखो हमने हरा दिया। और कौन सी नदी साइकोलॉजिकल बैरियर या पॉलिटिकल बैरियर का काम करती है? तो नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को क्रॉस करना चाहते थे और लड़ाई हो गई थी। यही चीज़ वो जो चाइनीज़ ट्रैवलर मैंने आपको बताया था ह्यूएनत्सांग, तो एक तो अहिहोल इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ ऑलरेडी लिख रखी है कि पुलकेशिन II ने हरा दिया, और सेम चीज़ ह्यूएनत्सांग ने भी कहानी सुनी, क्योंकि वो इंडिया में 17-18 साल रहे थे, तो उन्होंने भी सुना कि हाँ भाई पुलकेशिन, क्योंकि वो सिर्फ हर्षवर्धन के पास घूमने नहीं आए थे, वो पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, तो वो पुलकेशिन के पास भी गए, और वो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया हर जगह गए। तो उन्होंने देखा, और वो जो लिखेंगे वो तो न्यूट्रल लिखेंगे, वो तो कोई कोर्ट पोएट तो थे नहीं हर्षवर्धन के या पुलकेशिन के, तो वो जो भी लिखेंगे वो फैक्ट ही होना चाहिए मोस्टली। नाउ जैसा कि आपने देखा कि हर्षवर्धना काफ़ी जगह पे अटैक करके काफ़ी बड़े किंगडम अपने किंगडम को बड़ा बना लिया था, तो हर्षवर्धना की ताकत बढ़ती जा रही थी। तो जो कश्मीर का राजा हुआ करता था उसने भी हर्षवर्धना के सामने कहा कि हाँ भाई आप ही हमारे बड़े भाई हो,
तो आप हम पे अटैक मत किया करो, हम आपके अंडर ही काम करेंगे, और ट्रिब्यूट्स वगैरह भेजते थे। तो देखो, भले ही कश्मीर पे कभी अटैक नहीं किया, पंजाब तक ही रूल किया, लेकिन कश्मीर वाले भी अपना असली राजा हर्षवर्धन को ही मानते थे। और ये जो भास्कर वर्मन है, असम कह लो या कामरूप कह लो, उस वक्त असम को ही कामरूप, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हो, असम कहो या कामरूप, तो उससे कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करते थे, क्योंकि बहन को छुड़ाने में ये वाली जो किंग थे भास्कर वर्मन, इसने काफ़ी मदद करी थी उस टाइम, तो इन दोनों के रिलेशन काफ़ी कॉर्डियल थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर्ष लास्ट मिलिट्री कैंपेन, वो जो पोर्ट सिटी थी ना ताम्रलिप्ति की, उसके चक्कर में कलिंगा, अशोका ने भी कलिंगा पे अटैक किया था ताम्रलिप्ति के ही चक्कर में। तो ये कलिंगा, उस वक्त वो जो ताम्रलिप्ति थी वो कलिंगा का ही पार्ट थी, और कलिंगा पे अटैक करके, यानी कि आज के उड़ीसा पे अटैक करके ताम्रलिप्ति को हासिल कर लिया। तो जब वो अपने हाइट पे थे, हाइट ऑफ पावर पे, तो ये सारे रीजन ऑब्वियसली उनके अंडर थे, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उड़ीसा पे बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल जब बूढ़े हो गए थे तो अटैक करा था। बट इस पे तो डायरेक्ट कंट्रोल था उनका। इसके अलावा नेपाल, कश्मीर, असम, इन सारे रीजन्स में भी उनका पूरा कंट्रोल था। तो हाउ बिग अ किंग ही वाज, यू कैन अंडरस्टैंड। और सिंध में भी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि सिंध बेसिकली क्या है, कश्मीर के बाजू पास वाला एरिया ही है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये किंग थे, इतने बड़े थे, तो आखिर इतने बड़े किंगडम को ये मैनेज कैसे करते थे, तो हाउ ही यूज्ड टू ऑपरेट। सो लेट अस सी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किंग अकेले ही तो रूल नहीं कर सकते इतने बड़े किंगडम पे, तो किंग अपने साथ एक काउंसिल को रखते थे। काउंसिल वाज नथिंग बट अ गैदरिंग ऑफ मंत्री वगैरह जो हुआ करते हैं ना, जो किंग ही अपॉइंट करते थे। तो एक बड़ी सी काउंसिल हुआ करती थी। आज भी आप देखते हो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर कोई और होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई और होता है, फाइनेंस मिनिस्टर कोई और होता है, क्योंकि अकेले प्राइम मिनिस्टर तो हर चीज़ नहीं देख सकते। तो वही सिचुएशन उस वक्त किंग की और उसके मंत्री की हुआ करती थी। बट उस टाइम और आज में क्या फ़र्क है कि उस टाइम आपका किंग जितना स्ट्रांग था, आपकी कंट्री को उतना ही स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि किंग स्ट्रांग है तो कोई आप पे अटैक नहीं करेगा, कोई दूसरी कंट्री आपके सिटीजन्स को परेशान नहीं करेगी। तो किंग को ना सुप्रीम माना जाता था। सारे लोग जानबूझ के किंग की पूजा करते थे, उसको भगवान की तरह मानते थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हाँ देखो, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा किंग कितना स्ट्रांग है। तो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द चीफ लॉ मेकर एंड फाउंटेन ऑफ जस्टिस। देखो बेसिकली किंग का काम होता है रूल करना। आज प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं होता है कि वो जस्टिस दें, कोई जस्टिस देने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उस टाइम क्या था ना, किंग ही कोर्ट हुआ करते थे, यही जस्टिस भी दिया करते थे, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर इसके पास रहे। तो ही द किंग वॉज द सेंट्रल फिगर ऑफ एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। मगर इसका ये मतलब नहीं था कि किंग अकेले अपने मर्जी के मालिक थे। तो अगर किंग अकेले मर्जी के मालिक होते हैं, या एक किंग वाले सिस्टम को मोनार्की बोला जाता है। आज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, उस वक्त के लोग मोनार्की में रहते थे। मोनार्की यानी मोनार्क यानी एक राजा के अंडर रहते थे। मगर इसका ये मतलब नहीं था कि राजा की मर्जी में जो आएगा वो वही करेगा। तो इसको अपने काउंसिल की बात माननी होती थी, हर चीज़ काउंसिल से कंसल्ट करनी होती थी। तो एक्चुअली ये जो काउंसिल है, इसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को मना किया था कि आप मत जाओ लड़ने के लिए शशांक से, वो बहुत पावरफुल है, बंगाल का राजा है और आप नए नए राजा बने हो। और यही चीज़ काउंसिल ने जब हर्षवर्धन को समझाई, तो हर्षवर्धन ने पहले कामरूप के राजा से मदद मांगी। तो यही डिफरेंस होता है एक अच्छे राजा में। सो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि ही इंजॉयड लिमिटेड पावर, क्योंकि किंग ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररी डिसीजंस ले सकता था। कुछ सेट नॉर्म्स होते थे, जैसे कि कुछ रूल्स होते थे कि कोई चोरी करेगा तो आप क्या पनिशमेंट दोगे, ठीक है ना। तो एक सेट रूल्स के अंडर ही किंग को काम करना होता था। इट हैड अ सेट ऑफ रूल्स। तो और ये रूल्स ऑलरेडी काफ़ी सालों से चले आ रहे थे, तो इसका ये मतलब नहीं था कि राजा को जो मर्जी आएगी वो वही करेगा। और ही हैड टू स्टिक टू द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर एंड कोर्टियर्स। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं उनको हम लोग मंत्री बोलते हैं। तो उस वक्त जो लोग किंग के साथ काम करते थे, जो
मंत्री की तरह होते थे तो उनको क्या कहा जाता था? तो उनको हम हाँ, तो उस वक्त के जो हमारे जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे उनको हम या तो अमात्य या फिर सचिव के नाम से जानते थे। अमात्य ही ज़्यादा पॉपुलर अगर एग्ज़ाम वगैरह में आता है तो यू हैव टू चूज़ दिस। तो ह्यूएन सैंग ने भी ये सारी चीज़ें नोटिस करी कि देखो किंग हर्षा कितने अच्छे से कितने एफिशिएंटली अपने किंगडम को चलाते हैं। तो ह्यूएन सैंग ने ये चीज़ लिखी है कि जितनी भी ज़मीन हुआ करती थी हर्षवर्धन के पास उसका 1/4 वो अपने मंत्री वगैरह के लिए, पब्लिक सर्वेंट जिनको उन्होंने नौकरी पे रख रखा होता है, उसको ग्रांट में देते थे। यानी कैश पेमेंट नहीं होती थी, सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि राजा ने जितनी भी ज़मीन जमा कर रखी थी ना उसका 1/4 में से थोड़ा थोड़ा सबको ग्रांट में दे देते थे और बोलते थे कि तुम लोग ज़मींदारी करो, तुम लोग यहाँ से पैसा और टैक्स वगैरह कलेक्ट किया करो और फिर खुद का भी खर्चा चला और जो बचे वो रॉयल ट्रेजरी में जमा कर दिया करो। एंड किंग हर्षवर्धन वॉज सच अ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर कि वो ब्लाइंडली अपनी ब्यूरोक्रेसी पे फॉलो नहीं करते थे। अब कुछ किंग्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि हाँ मैंने 200-300 लोगों को नौकरी पे रख रखा है मंत्री को, तो अब ये मंत्री लोग ही मेरे पूरे किंगडम को देखेंगे, मैं तो किंग हूँ, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं था। ये जो हर्षवर्धन थे ये खुद सुपरवाइज करते थे, मतलब हर चीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखते थे। एंड इनके बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि ही यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली टूर। ये जो इनका पूरा किंगडम था, इनके बारे में कहा जाता है, हिस्टोरियंस बान भट्ट ने भी लिखा है और ह्यूएन सैंग ने भी लिखा है कि 12 महीने में से 9 महीने तक ये एक टूर पे रहते थे। यानी छोटी छोटी सिटीज़, छोटे छोटे विलेजेस। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही जाते थे, तो जितना टाइम ये सिटीज़ में घूमते थे उतना ही टाइम छोटे छोटे विलेजेस में घूमते थे। तो ये ना बारिश के 3 महीने छोड़ के, जब 3 महीने बारिश के होते थे, जब ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता था, तो ये कन्नौज में रहते थे क्योंकि कन्नौज इनकी कैपिटल हुआ करती थी। बाकी के 9 महीने ये टूर किया करते थे, टूर करते थे अपने पूरे मतलब किंगडम में जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, वल्लभी, ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्रा। तो और इनके बारे में एक और चीज़ फेमस है कि ये जब टूर पे जाते थे तो ये अपने साथ 500 ड्रमर्स, ढोल बजाने वालों को, नगाड़ा बजा, तो 500 ड्रमर्स को लेके जाते थे। तो किंग के आने, जब किंग के साथ साथ ये 500 ड्रमर्स चलते थे तो ये ढोल बजा के लोगों को एक्चुअली इंडिकेट करते थे कि देखो आपका किंग आपसे मिलने आया हुआ है। तो अगर आप में से किसी को कुछ ग्रीवियंसेस हैं, कुछ कहना हो किंग को, कुछ जस्टिस वगैरह चाहिए, तो आप किंग से आके मिलो, ठीक है। तो और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये जो ढोल वाला सिस्टम था, नगाड़ा बजने वाला सिस्टम, ये हर्षवर्धन ने मना कर रखा था कि मेरे अलावा मेरे पूरे किंगडम में कोई ये चीज़ कोई ये प्रैक्टिस अपने लिए यूज़ नहीं करेगा। अच्छा, इतने बड़े राजा थे कि सब डरते थे हर्षवर्धन से। कश्मीर वाले भी डरते थे, नेपाल वाले भी डरते थे, गुजरात वाले भी डरते थे। तो क्या वजह थी? वजह ये थी कि हर्षवर्धन हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी एट द सेंटर। अब जिसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है उससे कोई क्यों ही लड़ेगा। तो ना यू सी, तो आज की आर्मी में तो ये देखा जाता है कि आपके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो उस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो की फैक्टर हुआ करता था वो था हाथी। क्योंकि देखो हाथी में क्या एडवांटेज थी कि अगर आप हाथी पे बैठे हुए हो तो आप थोड़ी ऊंचाई पे बैठे हुए हो। तो अगर आपके सामने कोई घोड़े पे है या कोई पैदल चल के आ रहा है ना, तो आप ऊंचाई से उसको बिल्कुल आसानी से उस पर अटैक कर सकते हो, उस पर भाला वगैरह फेंक सकते हो। बट नीचे जो खड़ा आदमी है वो हाथी पे खड़े ऊंचे आदमी को उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाता था। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा हाथी हुआ करते थे ना, उसको उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी आर्मी को माना जाता था। तो हर्षवर्धना के पास 60,000 वॉर एलिफेंट्स थे। आज आप देख लो ना, पूरे एशिया में भी शायद 60,000 एलिफेंट्स, पूरे एशिया में 60,000 एलिफेंट आपको नहीं मिलेंगे। इंडिया में हार्डली आई गेस कि 5,000 to 10,000 एलिफेंट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 60,000 एलिफेंट्स, 30,000 कैवेलरी यानी कि घोड़ों पे चलने वाले सैनिक। कुछ सैनिक होते थे ना जो घोड़े के पीठ पे बैठते थे और लड़ाई करते थे। और ये 1 लाख पैदल सैनिक। तो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब सैनिक बना रखे थे हर्षवर्धन ने। कितनी बड़ी आर्मी थी। तो बाना भट्ट ही हमको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने बायोग्राफी के थ्रू कि ये सारा कुछ अकेले हर्षवर्धन तो मैनेज कर नहीं सकते थे ना। तो अवंती नाम का एक मिनिस्टर हुआ करता था।
तो अवंती ही उनका फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, आज के टर्म्स में अगर आप कहो तो डिफेंस मिनिस्टर अवंती ही थे। तो अब इतनी बड़ी किंगडम को चलाने के लिए, राजा के इतने सारे खर्चे हैं चलाने के लिए, तो रिवेन्यू सिस्टम क्या था, कहाँ से पैसे आते थे? तो अब देखो, तो ये जो टैक्स लेते थे, क्योंकि कोई भी राजा होता है उसके खर्चे होते हैं, तो उसके लिए उसको टैक्स चाहिए होता है, तो वो अपने सिटीजन्स को ही टैक्स लगाता है। तो बेसिकली फार्मर्स, तो फार्मर्स किसी भी किंग, यानी अगर आप आज अगर देखोगे तो आज भी अगर आप देखोगे तो फार्मर्स ही सबसे ज़्यादा हैं किसी भी कंट्री में। तो उस वक्त भी यही सिचुएशन थी, तो फार्मर्स ही मेन सोर्स ऑफ टैक्स हुआ करते थे। तो राजा क्या करते थे कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी ना उसका 1/6, यानी मान लो कि किसी फार्मर ने 600 केजी राइस उपजाए तो उसका 1/6 यानी कि 100 केजी वो राजा के खजाने में चला जाया करता था। ठीक है, तो ये सिस्टम था 1/6 का। तो इन जनरल टैक्सेशन ये कोई खून चूसने वाली पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि 1/6 इज़ वेरी लो। अगर आप बाद में देखोगे जब अलाउद्दीन खिलजी वगैरह राजा बने तो ये हाफ, पूरा आधा का आधा अपने खजाने में ले लिया करते थे। तो उस हिसाब से देखो तो 1/6 तो बिल्कुल कम है, लिबरल ही कहेंगे आप इसको। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली थी मधुबन में, आजमगढ़ और बनारस के पास, तो क्योंकि वो इंस्क्रिप्शन इसी बारे में थे कि ये राजा थे अपने मंत्री को एक ज़मीन गिफ्ट में दे रहे थे, दान में दे रहे थे कि तुम मेरे से ये ज़मीन ले लो और टैक्स वैक्स कलेक्ट करना तुम्हारा ही काम है। तो उस इंस्क्रिप्शन से हमको 2 टैक्सेस के बारे में पता चलता है। एक है तुल्य मेय, तुल्य यानी तौलना, किसी चीज़ को वज़न करना, और एक है भाग बिलोगा। तो ये 2 तरह के टैक्स। तुल्य मेय यानी कि तौल के, अगर आप कुछ बनाते हो जिसको तौला जा सके, यानी कि जैसे कि आपने अनाज उपजाया या कपड़े बनाए, तो उन चीज़ों को तौला जा सकता है ना कि आपने कितने कपड़े बनाए, कितने केजी कॉटन बनाया, कितने केजी राइस आपने उपजाया, तो उसको तौल के टैक्स लगाया जाता था। तो एक तरह का टैक्स था तुल्य मेय कि आपने कुछ बना रखा है तो हम पहले उसको वजन करेंगे और वजन करके उसका 1/6 राजा के खजाने में पहुंचा देंगे। जो दूसरे तरह का टैक्स था वो था भाग बिलोगा कर, यानी टैक्स सिर्फ उन पे ही नहीं लगता था जो सामान बनाते थे, बल्कि और भी तरह के लोग होते थे। जैसे कि अगर कोई बार्बर है, वो किसी के बाल को काट रहा है, तो वो तो कुछ जमा तो कर नहीं रहा है, कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा है कि जिसको कोई वजन करके कहे कि इसका 1/6 हम राजा को दे देंगे। तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते थे जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस होते थे, जैसे मान लो कि बैंक वगैरह का काम, अगर कोई लेनदारी का काम, सूद वगैरह का काम कर रहा होता था, तो जो सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स था वो कैश में होने वाले ट्रांजैक्शंस पे टैक्स था, दैट वाज भाग बिलोगा कर। तो आज के ज़माने में भी आप देखो तो ये हो गया गुड्स टैक्स, आपने कुछ बनाया गुड्स, और ये हो गया सर्विसेज कि आपने कुछ बनाया नहीं बल्कि सर्विस दी है और उसके बदले आपको पैसे मिले। तो सारी चीज़ें देखो हमारे पूर्वजों ने ही कंसीव करके रखा था, उन्होंने काफ़ी पहले डिज़ाइन करके रखा था ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये ह्यूएन सैंग ने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ लिख रखा है कि ये जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था, इस रिवेन्यू का किया जाता था। तो जितनी भी रिवेन्यू कलेक्ट होती थी उसके 4 हिस्से कर लिए जाते थे, 4 बराबर हिस्से कर लिए जाते थे। तो ये जो पहला हिस्सा था ये किंग अपने लिए रखते थे, किंग के जो अपने रॉयल खर्चे हुआ करते थे, किंग हो गए, उनका राजमहल हो गया, उनके पर्सनल स्टाफ वगैरह हो गए, तो पहला 1/4 तो वो अपने ऊपर रखते थे। बाकी का जो 1/4 था वो अपने मिनिस्टर्स के लिए रखते थे। ठीक है, मिनिस्टर्स, काउंसिल वगैरह में जो भी पब्लिक सर्वेंट्स उन्होंने नौकरी पे हायर कर रखे होते थे, क्योंकि ज़मीन और रिवेन्यू उनको देते थे। जो थर्ड 1/4 थे वो इंटेलेक्चुअल लोगों को सैलरी देने में खर्च किया जाता था, जैसे बाना भट्ट। तो बाना भट्ट क्या है, तो वो कोर्ट पोएट हैं, वो कोई फार्मर तो है नहीं कि जो कुछ बना रहे हैं तो उनकी फैमिली का काम चल जाएगा, या कोई काम तो वो करते नहीं थे। ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल, तो उनका काम था कि आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना। तो जो अच्छे इस टाइप के लोग होते थे कि कोई अच्छा सिंगर हो गया, कोई अच्छा पोएट हो गया, कोई अच्छा स्टोरी टेलर हो गया, नाटक वगैरह लिखने वाला, तो ये सब के खर्चे राजा को ही उठाने होते थे ताकि आर्ट एंड कल्चर प्रमोट हो सके। तो इस तरह के लोगों को सैलरी वगैरह देने के लिए, उनके खर्चे उठाने के लिए बाकी 1/4 को यूज़ किया जाता था। और जो चौथा पोर्शन जो 1/4 रह गया ना, वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि उस वक्त अगर रिलीजन आप नहीं करोगे तो लोग आपको अपना राजा नहीं मानेंगे। तो मंदिर वगैरह बनवाने में या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज करने में।
तो देखो, आज भी अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया एक कंट्री है, तो इस कंट्री को कुछ छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में बांट दिया जाता है ताकि उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लोकली हैंडल किया जा सके, वहाँ के लोगों को मौका मिल सके कि वो अपने एरिया को अच्छे से डेवलप कर सके, खुद अपने हाथों से उसको गवर्न कर सके, हर कुछ राजा ही ना करे। तो उस टाइम भी हर्षा ने यही किया, अपने एम्पायर को, जो उनकी पूरी एम्पायर थी ना, उसको पहले छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांट दिया। तो प्रोविंस बनाए, फिर हर प्रोविंस को भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, हर पार्ट का नाम भुक्ति, यानी कि एक बड़े से एम्पायर को पहले तो प्रोविंस में तोड़ दो आप। तो प्रोविंस आज की अगर आप इक्विवेलेंस में बात करो तो एक स्टेट के बराबर एरिया मान लो आप। तो आपने प्रोविंस में तोड़ दिया, यानी एक स्टेट के लेवल पे तोड़ दिया। फिर वो भी फर्दर आप ना भुक्तीज, उसको भी छोटे छोटे भुक्तीज में डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। नाउ ईच भुक्ति, तो ये भुक्ति आप मान लो कि दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के जितना एरिया बनता है, 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के, फिर भुक्ति को भी छोटे छोटे विषयाज में तोड़ा जाता था। तो ये विषयाज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के लेवल की एरियाज हुआ करते थे, यानी एक डिस्ट्रिक्ट हो गया विषय और प्रोविंस हो गया स्टेट, और भुक्ति को आप मान लो कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट से मिलके जो एरिया बनता है। नाउ ये जो विषयाज थे, जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल के एरियाज हुआ करते थे, उनको भी फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में तोड़ा जाता था। तो उनका नाम था पाठका, और यानी पाठक को आप मान लो कि सब डिवीज़न, यानी छोटे छोटे शहर के लेवल की चीज़ें, और फिर छोटे छोटे पाठक भी फर्दर विलेजेस में, मतलब एक पाठक के अंदर 10-12 विलेजेस आया करते थे। तो विलेज बेसिकली क्या थे, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो किंग जो थे, हमारे जो किंग थे, वो बड़े बड़े लेवल पे तो एडमिनिस्टर करते थे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर्स को तो मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हर विलेज को तो मॉनिटर नहीं कर सकते ना। तो उस टाइम भी ऐसा ही होता था, यानी कि आप प्रोविंस लेवल पे और भुक्ति लेवल पे तो बिल्कुल किंग अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखते थे, लेकिन उसका जो लोअर ऑर्डर था, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, वो वहाँ के लोगों को लोकल गवर्नेंस के लिए छोड़ दिया जाता था कि आप अपने एरिया को खुद से गवर्न करो। So the bigger territorial divisions of the empire were controlled directly by the center, यानी कि और थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी था, जैसे कि विलेज लेवल पे कोई डायरेक्टली किंग इंटरफेयर नहीं करते थे वो विलेज में, मतलब लेवल पे। तो विलेज को मैनेज करने के लिए विलेज का एक सरपंच, जैसे आज गांव में सरपंच होता है, तो उस टाइम भी सरपंच हुआ करता था जो अपने डिसीजंस ले लिया करता था लोकल लेवल पे। तो उसको हर चीज़ के लिए किंग की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। तो अब इतना बड़ा किंगडम चल रहा है, इतनी एफिशिएंटली चल रहा है, तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी, तो ये भी हम देख लें। तो देखो, जब किंग हर्षवर्धन राजा बने थे तो इनके सामने सिचुएशन कितनी टेंस थी। इनकी बहन किडनैप थी, इनका भाई मर चुका था एंड ऑल दैट स्टफ। तो इनको लोगों को दिखाना था कि अब मेरे से मत टकराना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तो बिल्कुल स्टार्ट में तो बिल्कुल हार्श पनिशमेंट्स ये देते थे, मतलब कोई भी कुछ भी गलत करता था तो हार्श पनिशमेंट देते थे। लेकिन बाद में इनको ना बहुत ज़्यादा आप सीवियर कह सकते हो, ना बहुत ज़्यादा लीनियंट, मतलब ऐसा नहीं था कि बिना बात के किसी को पनिश कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि आप कुछ कर दो तो राजा कुछ करे ही ना। तो इनका जो पीनल सिस्टम था, यानी कि पनिशमेंट देने का सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा सीवियर भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लीनियंट भी नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना ह्यूएन सैंग ने नोटिस करी हैं, ये आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो शुरू में तो पनिशमेंट्स वेर वेरी सीवियर एंड स्ट्रिक्ट इन हर्षाज रेन। आप समझ सकते हो कि वो हार्श पनिशमेंट इसीलिए देते थे ताकि कोई रिवॉल्ट ना कर दे, कोई मतलब राजा के खिलाफ खड़ा ना हो जाए और किसी के मन में राजा को डिस्टर्ब करने का या कुछ भी गलत करने का ख्याल ही ना आए। तो फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट सोशल मोरालिटी, यानी कि कुछ भी सोसाइटी के अगेंस्ट आप करो, चोरी करो या अनाज में कुछ कंकड़ पत्थर मिला दो, दूध में पानी मिला दो, या कुछ भी गलत एक्टिविटी करो जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, तो आपको पनिशमेंट मिलती थी। और वो पनिशमेंट क्या होती थी, किसी का नाक काट दिया, किसी के कान काट दिए, किसी का हाथ काट दिया, किसी के पैर काट दिया। आप सोचो आज ये सब चीज़ें तो आज तो आप बोलोगे कि अरे ये तो बारबेरिक है, कितना जंगली तरीका है, बट उस टाइम ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। या फिर उसको किंगडम से ही निकाल देते थे, उसको बोलते थे कि तुम सोसाइटी में रहने के लायक ही नहीं हो,
क्योंकि तुमने सोसाइटी के अगेंस्ट जाके काम किया है, तो तुम निकल जाओ, इस सिटी से निकल जाओ। सिटी में आओगे तो आपको और पनिशमेंट दी जाएगी, आप जंगल में चले जाओ, वाइल्डरनेस में चले जाओ। जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते थे उनको बस फाइन लगा के छोड़ दिया जाता था। तो दैट्स वाई आप ये नहीं कह सकते हो कि काफ़ी सीवियर था और काफ़ी, देखो मारने का जिक्र बहुत ही कम है, आप जिंदा ही छोड़ दिया करते थे। बाद में एक इंसिडेंट हुआ था कि कुछ लोगों ने हर्षवर्धन को मारने की कोशिश की थी, तो 500 लोगों को हर्षवर्धन ने पकड़ा, लेकिन उनको मारा नहीं, बस अपने किंगडम से बाहर निकाल के छोड़ दिया। तो दैट्स वाई इट वाज नॉट वेरी सीवियर नॉर वाज इट लीनियंट। और ह्यूएन सैंग ने ये चीज़ नोटिस करी कि कुछ लोगों के आँख वाँख निकाल लिए जाते थे और कान काट दिए जाते थे, हाथ पैर काट के उनको बाहर निकाल दिया जाता था, सोसाइटी के बाहर निकाल दिया जाता था। तो जिन लोगों के साथ ऐसा किया जाता था तो वो अनटचेबल हो जाते थे, कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता था, उनको मेन शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ऐसे लोग अपनी पूरी लाइफ ना बहुत ही बुरे तरीके से बिताते थे। इनके पास खाने वाने को कुछ होता नहीं था, तो भीख मांगते थे, शहर में घुस नहीं सकते थे। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों को ह्यूएन सैंग ने ऑब्जर्व किया। और ह्यूएन सैंग ने ये भी देखा कि इतनी मतलब पनिशमेंट तो मिलती ही थी, आप बच नहीं सकते थे। तो जो क्रिमिनल्स थे और रिबेल्स थे, कोई भी राजा के खिलाफ खड़ा नहीं होता था, कोई भी जल्दी क्रिमिनल एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि पनिशमेंट तो आपको मिलनी ही मिलनी होती थी। तो देखो ह्यूएन सैंग के बारे में भी हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूएन सैंग इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ऑलमोस्ट 16 to 17 ईयर्स इंडिया में बिताए हैं। तो इन्होंने इंडिया के बारे में जो भी देखा है ना, उसको एक बुक में लिखा है। तो आप सोचो कि ये आदमी अकेले सिंगल हैंडेडली हमको इंडिया के टाइम पीरियड के बारे में, ऑलमोस्ट 15 साल के बारे में हमको बिल्कुल पूरी डिटेल में बताता है। हमारे ही पूर्वजों के बारे में एक चाइनीज़ आके हमको बताता है कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों को ये करते देखा, तुम्हारे पूर्वज इस तरह के कपड़े पहनते थे, ये खाना खाते थे। तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। तो हमको इसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो ही वॉज बेसिकली अ बुद्धिस्ट रिलीजियस फॉलोअर, बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। और इनका इंडिया आने का पर्पस था कि मैं अपने लॉर्ड बुद्धा, जो बुद्धिज़्म जिन्होंने बनाया, तो उनके कंट्री में जाता हूँ, इंडिया में जाता हूँ, और वहाँ पे जो भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है उसको कलेक्ट करके चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके इसको वापस अपने कंट्री में लेके आऊँगा। तो ही स्टार्टेड इन 627 AD। तो 627 AD में ये इंडिया की तरफ चल पड़े थे, ठीक है। तो हिज पर्पस, ये कोई हर्षवर्धन से मिलने नहीं आए थे, ये किसी किंग से मिलने नहीं आए थे। तो ही वॉज हियर बेसिकली ताकि मैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कलेक्ट कर सकूं। तो उस वक्त जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी ना पूरे वर्ल्ड की, वो इंडिया में ही थी, नालंदा यूनिवर्सिटी नाम था। तो नालंदा आज बिहार में है, उस वक्त भी बिहार में ही था। तो ये बेसिकली यहाँ इस जगह पे ही विज़िट करने आए थे, नालंदा। इस चक्कर में इन्होंने पूरे इंडिया घूम लिया। तो हिज मेन पर्पस वाज टू कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये वापस गए तो इनके पास 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स को ये ट्रांसलेट करके या उनकी कॉपी लेके गए थे। तो ये तो आए थे रिलीजियस पर्पस से ही आए थे ना इंडिया, क्योंकि ये बुद्धिज़्म को समझने आए थे, उसके रिलीजियस टेक्स्ट को कलेक्ट करने आए थे। तो जब ये किंग हर्षवर्धना से मिले, काफ़ी टाइम तक उनके किंगडम में रहे, उनके साथ ही रहते थे। ऑलमोस्ट दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों शाम को मिलके डिस्कशंस वगैरह करते थे, और जहाँ भी हर्षवर्धन जाते थे ना, तो ऑलमोस्ट इन्होंने 3 या 4 साल हर्षवर्धन के साथ बिताए हैं। तो बिल्कुल उनके साथ ही रहते थे। तो अंडर हिज इन्फ्लुएंस हर्षवर्धना एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म, ही बिकेम अ सपोर्टर ऑफ बुद्धिज़्म। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो, इसके इन्फ्लुएंस में आ गए, तो ये खुद ही एक बुद्धिस्ट हुआ करते थे। तो इन्होंने हर्षा को भी इन्फ्लुएंस कर दिया। सो हर्षा ऑल्सो बिकेम डिक्लाइन टुवर्ड्स बुद्धिज़्म। एक्चुअली हर्षा वॉज अ हिंदू। इनके जो पूर्वज थे ये एक शिव भक्त हुआ करते थे, एक शिव भक्त डायनेस्टी थी, यानी इनके बाप दादा भगवान शिव यानी हिंदू डेटी की पूजा करते थे। बट जब ये फॉरेन ट्रैवलर आया, उससे इसकी दोस्ती हो गई, तो द किंग बिकेम इंक्लाइन टुवर्ड्स बुद्धिज़्म। बट ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से बुद्धिज़्म को ही एक्सेप्ट कर लिया हो, बट हाँ बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी कुछ सोचने लगे किंग, और बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी मंदिर वगैरह और श्राइन्स वगैरह बनवाने में मदद की हर्षवर्धन ने। अब देखते हैं कि ह्यूएन सैंग ने क्या लिखा क्या है इंडिया के बारे में। और इतने दिन इंडिया में रहे, 15-16 साल, काफ़ी कुछ देखा।
तो इन्होंने लिखा क्या है, और एक चीज़ आप अभी के अभी समझ लो कि ह्यूएन त्सांग ने जो भी लिखा है तो ये हमारे पूर्वजों के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे पूर्वजों को देखा और वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो आप ये देखो कि क्या क्या ऑब्जर्व किया था ह्यूएन त्सांग ने उस वक्त के इंडिया के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में। तो द पिलग्रिम, बिकॉज ही इज़ कॉल्ड अ पिलग्रिम क्योंकि ही हैड कम फॉर अ रिलीजियस पर्पस। वो कोई डिप्लोमैट तो थे नहीं, कुछ अटैक वटैक करने, या कोई किंग तो थे नहीं, तो ही वॉज सिंपल पिलग्रिम। तो ही डिस्क्राइब्स हर्षास कोर्ट, मतलब किंग हर्षवर्धन के पूरे दरबार में रहे थे वो 3-4 साल, तो काफ़ी कुछ देखा उन्होंने। तो इनके अकाउंट को काफ़ी रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये तो कोई हर्षवर्धन की सैलरी पे पलते नहीं थे कि उनके बारे में ही, उनके फेवर में ही लिखेंगे। सो हिज अकाउंट इज कंसिडर्ड मोर रिलायबल। एक और चाइनीज़ ट्रैवलर हुआ करते हैं फाइयान, तो ये थोड़े पहले आए थे, बट इनसे ज़्यादा रिलायबल अकाउंट माना जाता है ह्यूएन त्सांग का। तो जब ह्यूएन त्सांग वापस चाइना चले गए तो ही रोट अ बुक नेम्ड सी यूकी और रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। तो उसके हिसाब से तो वो क्योंकि सिल्क रूट लेके आए थे तो ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, भले ही वो यहाँ से मुड़ के इंडिया में आ गए। दैट्स वाई ही नेम्ड इट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के बारे में, इसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, काफ़ी कुछ मतलब और कंट्रीज़ के बारे में भी है, बट इंडिया के बारे में सबसे ज़्यादा है क्योंकि हर्षवर्धन वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस रीजन। तो इसमें सारी उस टाइम की इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या टैक्सेस हैं, क्या रेवेन्यू है, क्या सोशल लाइफ है, ये सारी चीज़ें, क्या रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं उस टाइम, मतलब लोग क्या कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, मंदिर वगैरह जाते थे, ऑल दैट स्टफ इन्होंने लिख रखा है काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि इन्होंने एक्चुअली अपनी आंखों से देखा क्या था उस वक्त इंडिया के बारे में। तो ये लिखते हैं कि पाटलिपुत्रा वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। तो पाटलिपुत्रा बेसिकली हर्षवर्धन की कैपिटल पाटलिपुत्रा तो थी नहीं, ये तो पाटलिपुत्रा पटना बिहार, ये तो गुप्ताज की कैपिटल हुआ करती थी। तो अब इसमें कोई ध्यान देता नहीं था पाटलिपुत्रा पे, पटना पे। ऑब्वियसली थोड़ी खुन्नस रहती होगी हर्षवर्धन को कि पहले हमारे दुश्मन हुआ करते थे, इन्होंने मेरे जीजा जी को मार दिया, गुप्ताज ने, इनकी कैपिटल है पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा के बारे में लिखा है ह्यूएन त्सांग ने कि कोई झाड़ू वाड़ू देने वाला भी नहीं होता था पाटलिपुत्रा और वैशाली में। तो वैशाली भी पटना के बहुत नज़दीक ही है, 60-70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है दोनों के बीच। तो ये दोनों सिटी बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो गई थी हर्षवर्धना के टाइम में, और उसके बदले में प्रयाग, यानी आज का प्रयागराज, इलाहाबाद और कन्नौज, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए थे ऑब्वियसली क्योंकि कन्नौज वॉज द कैपिटल, और प्रयाग बिकॉज इट वॉज अ रिलीजियस सिटी और काफ़ी नियर, इट वॉज वेरी नियर टू कन्नौज। तो दैट्स वाई जो बिहार वाले एरियाज थे पाटलिपुत्रा और वैशाली, वो नेग्लेक्टेड हो गए थे। तो ना ह्यूएन त्सांग कॉल्स शूद्राज एज एग्रीकल्चरिस्ट्स। तो शूद्रा, क्योंकि हिंदू जो वर्ना सिस्टम है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो इसके जो बॉटम में आते थे शूद्राज, जो बिल्कुल लो लेवल का काम करते थे, जैसे जूते सीना और थोड़ी गंदगी ढोना, उस टाइप के काम, लो लेवल के काम से उनको करने दिए जाते थे। तो ना ही वो राजा बन सकते थे, ना ही सेना में जा सकते थे, ना ही व्यापार कर सकते थे। तो उनकी हालत उस वक्त के इंडिया में काफ़ी ख़राब हुआ करती थी। लेकिन ह्यूएन त्सांग ने कहा कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एटलीस्ट ये बात नहीं थी, शूद्र की हालत इतनी ख़राब नहीं थी। उसके पहले के जो राजा हुआ करते थे, हिंदू किंग्स हुआ करते थे, उसमें शूद्र की हालत काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, लेकिन हर्षवर्धन के टाइम पे ऐसा नहीं था। उसने देखा, ह्यूएन त्सांग ने अपनी आंखों से देखा कि शूद्र जो है वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, सिग्निफिकेंट, यानी फार्मर का काम। तो ये तो कोई लो लेवल काम नहीं है, तो बहुत अच्छा काम है, तो विच इज़ सिग्निफिकेंट। तो नाउ सी, तो उसने ये भी देखा कि काफ़ी सारे अनटचेबल्स थे। ये अनटचेबल्स बेसिकली कोई बीमार हो गया, मान लो कि कुछ ऐसी बीमारी हो गई जो दूसरे में भी फैलने का डर है, तो लोग आपको सोसाइटी से निकाल देते थे। या फिर कोई चोर वगैरह था जिसको पनिशमेंट मिल रखी होती थी, आँख वाँख कट गए, निकाल दिए जाते थे, हाथ पैर काट दिए जाते थे, तो इन सबको सोसाइटी के बाहर निकाल दिया जाता था। तो दे यूज टू लिव अ लाइफ ऑफ स्कैवेंजर, यानी भीख मांग के
फेंका हुआ खाना खाना, तो काफ़ी मिजरेबल लाइफ इनकी हुआ करती थी। और वो विलेज वगैरह में एंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको पनिशमेंट मिल रखी होती थी या फिर उनको सोसाइटी ने निकाल दिया होता था। एंड दे यूज टू टेक गार्लिक एंड अनियन। ये चीज़ इन्होंने क्यों लिखी है कि दे यूज टू टेक गार्लिक एंड अनियन, ये आप समझ लो। क्योंकि जो जनरल पॉपुलेशन थी हर्षवर्धना के किंगडम में, तो दे हैड रिलीजियस इंक्लिनेशन, काफ़ी धार्मिक टाइप के लोग थे वो। तो अगर आज भी आप देखोगे कि कोई फेस्टिवल होता है हिंदूज़ में, तो कई फेस्टिवल्स में ना लोग गार्लिक यानी कि लहसुन और प्याज खाना छोड़ देते हैं। तो उस वक्त के भी लोग काफ़ी धार्मिक टाइप के थे, तो जो जनरल पब्लिक थी ना वो उतना ज़्यादा ये लहसुन प्याज वगैरह चीज़ इस तरह की चीज़ें नहीं खाया करती थी। बट ये जो हमारे अनटचेबल्स थे जिनको सोसाइटी ने निकाल दिया होता था कि अब तो आप सोसाइटी के पार्ट ही नहीं हो, आप गलत काम करते हो या आप मतलब सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो, तो अब इन लोग के ऊपर तो सोसाइटी के प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते थे, तो ये लोग गार्लिक अनियन सब खाते थे। ठीक है। और जब इस तरह के लोग, ये अनटचेबल्स, जब भी गांव में आते थे या टाउन में आते थे, कुछ भी काम होता होगा इनको अपनी फैमिली से मिलने का होता होगा, तो इनको कभी कभी आना पड़ता होगा अगर लेट्स सपोज, तो इनको शाउट करना होता था कि हट जाओ मैं आ रहा हूँ, मेरे रास्ते में आओगे, मैं एक अनटचेबल हूँ। तो इट वॉज वेरी डिग्रेडिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग इन दैट रिस्पेक्ट। तो व्हाट एल्स डिड ही ऑब्जर्व? सो ही ऑब्जर्व दैट श्रावस्ती एंड कपिलवस्तु, ये दोनों बेसिकली नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ने वाले दो छोटे छोटे किंगडम्स थे उस वक्त, सिटीज़ थी सॉरी। श्रावस्ती और कपिलवस्तु हैड लॉस्ट देयर रिलीजियस पोजीशन। तो ये बेसिकली लिखने का तरीका है ह्यूएन त्सांग का कि श्रावस्ती और कपिलवस्तु दोनों बुद्धिज़्म के लिए जानी जाती थी, बुद्धिज़्म। तो ये लिख के हिंट करना चाहते थे ह्यूएन त्सांग कि देखो बुद्धिज़्म धीरे धीरे कमज़ोर पड़ चुका था हर्षवर्धन के टाइम पे। तो पाटलिपुत्रा, नालंदा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, ये सारी सिटीज़ उस टाइम बुद्धिज़्म के लिए जानी जाती थी। तो जब आप ये कह रहे हो कि श्रावस्ती की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, कपिलवस्तु की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, तो आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो कि देखो बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट लर्निंग के सेंटर्स कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, यानी बुद्धिज़्म कमज़ोर पड़ता जा रहा है और ब्राह्मणिज्म इज़ ऑन अ राइज। एंड ऑब्वियसली ह्यूएन त्सांग डिस्क्राइब्ड कन्नौज एज अ ब्यूटीफुल सिटी, क्योंकि कन्नौज वॉज द कैपिटल, तो इट वॉज वेल मेंटेन्ड। एंड ही हैड ऑब्जर्व, दैट मीन्स दिस गाय ह्यूएन त्सांग हैड ऑब्जर्व कि हमारे पूर्वज जो कपड़े पहनते थे, दे वर मेड ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल, मतलब कपड़ा बनाने के लिए कॉटन, सिल्क और ऊन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। काफ़ी अलग अलग टाइप्स के कपड़े उस टाइम के लोग पहनते थे। एंड ही हैड डिस्क्राइब्ड इंडियंस एज लवर्स ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। तो उस वक्त के जो जनरल लोग हुआ करते थे, एक आम जनता हुआ करती थी, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी, मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने में, लिटरेचर में, बुक्स वगैरह, नाटक वगैरह। तभी तो आपने देखा ना किंग हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे। कौन कौन से 3 नाटक थे? नागानंदा, प्रियदर्शिका और जो थर्ड नाटक है आप देख लेना, नागदर्शिका आई गेस। तो ये 3 नाटक हमारे किंग ने लिख रखे हैं। तो ऑब्वियसली इसलिए लिखते होंगे क्यों? क्योंकि पब्लिक को इंटरेस्ट होएगा। तो ह्यूएन त्सांग ने ऑब्जर्व किया कि उस टाइम के जो पब्लिक थी, यानी हमारे जो पूर्वज थे, वो एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, इस तरह की चीज़ों में। और इन्होंने लिखा है कि इंडियंस यूज टू रिसीव एजुकेशन बिटवीन एजेस ऑफ 9 and 30, यानी कि 9 से 30 साल के बीच की उम्र में बेसिकली एजुकेशन, यानी एजुकेशन ग्रहण करने का क्या मतलब है कि लोग अपने घरों से निकल के आश्रम वगैरह चले जाते थे, नालंदास जैसी यूनिवर्सिटी में चले जाते थे और 2-3 साल में एक बार घर आते थे। तो बेसिकली ये जो किसी भी इंसान का एज था, एज ग्रुप 9 to 30, वो अपने घरों में ना रह के एजुकेशन लेने के लिए गए होते थे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ basically is saying. And he has also observed that Harsha used to spend 3/4 of his state income for religious purposes. ये हिस्टोरियंस में डिबेट है इस चीज़ का, क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने 1/4 लिख रखा है, कहीं कहीं 3/4 लिख रखा है। तो इसका कहने का मतलब है कि पूरी स्टेट इनकम का कोई 3/4 इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल कि रिलीजियस पर्पस पे खर्च कर दे। तो शायद ये हर्ष को बड़ा बनाने के लिए या ग्रेट दिखाने के लिए इन्होंने लिखा है। एंड ही हैज़ डिस्क्राइब्ड किंग हर्षा एज अ लेबोरियस किंग। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि किंग हर्ष जो है ना, तो वो दूर दूर तक जाते थे, अपने सारे सिटीज़ के टूर पे जाते थे और काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे अपने वेलफेयर। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने काउंसिल के हाथ में, मंत्रियों के हाथ में देखे वो भूल गए थे।
और इन्होंने एक और चीज़ देखी कि उस टाइम के वीमेन की कंडीशन क्या थी। तो ना कोई पर्दा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम, और वीमेन को भी मतलब औरतें भी एजुकेशन के लिए जाती थी। तो ये इन्होंने देखा, काफ़ी अच्छी बात थी। बट एक बुरी चीज़ इन्होंने देखी कि दी प्रैक्टिस ऑफ सती। अब ये प्रैक्टिस ऑफ सती क्या है? तो जब किसी औरत का पति मर जाता था तो हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग तो उसकी लाश को जलाया जाता है। जब उसकी लाश जलती थी उसी वक्त, क्योंकि वो विधवा हो चुकी थी, तो कहा जाता था कि अब तुम्हारी भी लाइफ खत्म हो गई, जब पति ही नहीं रहा तो तुम जी के क्या करोगी, अब तुम भी मर जाओ। और इसके पीछे बेसिक एक और कॉन्सेप्ट ये हुआ करता था कि उस टाइम ये कॉन्सेप्ट था कि 7 जन्म का साथ है। तो अगर 7 जन्मों का साथ है, आपका पति मर गया तो आपको भी इमीडिएटली मरना होगा ताकि आप दोनों अगले जन्म में साथ हो जाओ। तो बेसिकली दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सती। तो इसको अच्छा तो नहीं माना जाता और आज के डेट में इट इज़ बैंड। सो दे यूज्ड सिंपल गारमेंट्स एंड अवॉइडेड मीट, अनियंस एंड गार्लिक। जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी उस टाइम के लोग धार्मिक इंक्लिनेशन के थे, और किंग भी 3/4। अब आप 3/4 खर्च कर रहे हो रिलीजियस पर्पस पे, अगर ऐसा कहना है तो ऑब्वियसली आपकी जनता भी काफ़ी धार्मिक होगी। तो उस टाइम की जनता ना मीट खाती थी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, लेकिन ना अनियन ना गार्लिक, यानी काफ़ी धार्मिक टाइप के लोग थे। और जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम के, हर्षवर्धना टाइम के, तो दे यूज टू प्रिपेयर ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स। तो ज्वेलरी वगैरह बनाया करते थे। तो इन्होंने ये भी लिखा है कि ही रोट दैट इंडिया हैड अ ब्रिस्क ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज एंड ट्रेड एग्जिस्टेड फ्रॉम सी पोर्ट्स। आपने देखा कि उड़ीसा पे अटैक किया था ताम्रलिप्ति नाम के पोर्ट के लिए, ये आप याद रखना, ताम्रलिप्ति। इस पोर्ट को हासिल करने के लिए अटैक किया था, यानी कि पोर्ट्स की काफ़ी अहमियत थी। तो आप पोर्ट्स का करोगे क्या, यानी कि आपका ट्रेड होता होगा, बाकी कंट्रीज से जहाज वगैरह आते होंगे, तभी आपने ऐसा किया होगा। तो ऑब्वियसली उस वक्त ट्रेड ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे, क्योंकि गुजरात भी हर्षवर्धन के पास था। तो गुजरात है तो आप वेस्ट कोस्ट, आपको ओशियन मिल गया है, अरेबियन ओशियन, और आप ताम्रलिप्ति आपने ले लिया तो आपको बे ऑफ बंगाल मिल गया। तो क्या ट्रेड करते थे इंडियंस आखिर क्या भेजते थे जहाज़ में? पोर्ट्स आपने ले लिया तो आप भेजते क्या हो जहाज़ में, ये भी पता कर लें। तो इंडियंस, हमारे पूर्वज क्लोथ बनाते थे, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, फिर मेडिकल हर्ब्स जैसे तुलसी, नीम वगैरह, आइवरी हाथी का दांत, मोती, पर्ल, स्पाइसेस यानी मसाले, ये फॉरेन कंट्रीज़ भेजते थे। और बदले में घोड़े, हॉर्सेस, गोल्ड, सिल्वर यानी इम्पॉर्टेंट मेटल, ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वज मंगवाते थे। और इन जनरल, क्योंकि इतना सब कुछ देखा, इतना प्रॉस्परस देखा, तो इन जनरल ह्यूएन त्सांग का मानना था कि इंडिया इज़ अ रिच एंड प्रॉस्परस कंट्री। तो उस वक्त इंडिया काफ़ी रिच और प्रॉस्परस थी। तो अब रिलीजन, उस वक्त का रिलीजन क्या था? तो ये जो हर्षवर्धन है, हमारे किंग हर्षवर्धन, तो इनके बाप दादाओं ने ही डायनेस्टी फाइंड की थी। पुष्यभूति डायनेस्टी कहाँ पे की थी? तो ये आप याद रखना, कन्नौज में नहीं की थी, थानेश्वर में की थी। कन्नौज तो इनको बाय लक मिल गया ना, जीजा जी का हुआ करता था। तो वो लोग जो इनके बाप दादा पूर्वज थे वो शिव भक्त थे। तो हर्ष भी शिव, भगवान शिव के ही भक्त हुआ करते थे। लेकिन जो ह्यूएन त्सांग आए उनके साथ इनकी दोस्ती हो गई, काफ़ी डिस्कशंस हुआ करती थी। तो ह्यूएन त्सांग ने महायाना बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसा ह्यूएन त्सांग का मानना है। लेकिन ऐसा नहीं था कि बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया तो हिंदुज़्म को छोड़ दिया। अब ये महायाना बुद्धिज़्म क्या है? तो देखो, पहले भी वीडियोस में भी आपने देखा है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि बुद्धिज़्म 2 सेक्ट्स में बट गया था, तो महायाना और हिनायाना। तो महायाना बुद्धा को महान मानता है, महान, कि बुद्धा ही सब कुछ है, यानी मैं बुद्ध की पूजा करूंगा, बाकी वो सब संभाल लेंगे। जबकि हिनायाना, हिन का मतलब होता है लोअर, थोड़ी लोअर लेवल से देखना है, कि बुद्धा को ये लोग भगवान नहीं बल्कि टीचर मानते हैं। और इनका मानना है कि बुद्धा की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भगवान बुद्ध ने जो टीचिंग्स हमको दिए हैं तो उनको हमको एज इट इज़ फॉलो करना होगा, तभी वी कैन अटेन मोक्ष। तो हर्ष भी महायाना बुद्धिस्ट बन गए, मतलब ऐसा ह्यूएन त्सांग का कहना है। तो ह्यूएन त्सांग हैज़ हिंटेड दैट बुद्धिस्ट सिटीज़ वेर नेग्लेक्टेड। जो जैसा कि इसने लिखा है कि पाटलिपुत्रा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, इस तरह की जो बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंस की सिटीज़ थी, तो उनको कोई ध्यान देता नहीं था उन पर। तो एक तरह से ये हिंट था कि जो बुद्धिस्ट सिटीज़ है या बुद्धिज़्म डिक्लाइन कर रहा है,
और ब्राह्मणिज्म जोर पकड़ रहा है। तो उस टाइम लैंग्वेज क्या थी, आपने देखा कि बाण भट्ट भी संस्कृत में ही लिखते थे, हमारे किंग ने भी संस्कृत में ही 3-3 प्लेज लिखे। तो संस्कृत ही लैंग्वेज हुआ करती थी, चाहे आप एक बुद्धिस्ट हो या आप एक ब्राह्मण हो, जो आप रिलीजियस टेक्स्ट लिखोगे, पूजा पाठ वगैरह करोगे तो संस्कृत में ही करोगे। और साथ ही साथ आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति वगैरह बनाने का भी बहुत सारा उस टाइम कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि बुद्धिज़्म की भी मूर्तियाँ बनती थी और हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की भी। जिससे ये पता चलता है कि राजा ने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं था कि हिंदुज़्म को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया हो, यानी दोनों में बैलेंस बना के उस टाइम चल रहे थे। तो वही चीज़ है कि बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पूरी तरीके से हिंदुज़्म छोड़ दिया है, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना कि मूर्ति वगैरह ये सारी हिंदुज़्म की उस टाइम इक्वल मतलब अमाउंट में बना करती थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ही वॉज अ कंप्लीट कन्वर्ट, बिल्कुल बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, ऐसा नहीं कहा जाता। यू कैन से कि ही बिकेम फ्रेंडली टुवर्ड्स बुद्धिज़्म। तो नाउ रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ह्यूएन त्सांग उस टाइम इंडिया आ रखे थे और उनके साथ ही रहते थे, तो उन दोनों के बीच बातें होंगी तो ऑब्वियसली रिलीजन की ही होंगी, और रिलीजन भी कौन सा, तो बुद्धिज़्म। तो इसकी ही बातें हुआ करती थी। और क्योंकि ये चाहते थे कि ह्यूएन त्सांग मेरे गेस्ट हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मुझे इनका ऑनर भी करना है, तो इन्होंने एक असेंबली रखवाई। तो असेंबली का मतलब है कि आप जितने भी प्रोमिनेंट थोड़े भी इम्पोर्टेंट लोग थे पूरे किंगडम को, उनको बोला कि आप सब कन्नौज कैपिटल पहुंचो, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। तो किससे मिलवाना है, तो ह्यूएन त्सांग से मिलवाना है, और असेंबली हम लोग को एक सेरेमनी करनी है। तो कहा जाता है कि लगभग 500,000 यानी 5 लाख लोग, 500,000 लोग इकट्ठा हुए थे, और एक साल में 2-2 ऐसी असेंबलीज हर्षवर्धन ने करवाई थी। क्योंकि ह्यूएन त्सांग ने बोला कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, मुझे अपने कंट्री भी वापस जाना है। तो साल था 643 AD, ठीक है। तो 606 AD में ये राजा बने थे। तो लगभग 35-36 साल हो चले थे और राजा बने हुए, तो इनकी पकड़ काफ़ी हो गई थी। तो इनके कहने पे 5 लाख लोग कन्नौज में जमा हुए थे उस टाइम, जिसमें से कि 20 बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। यानी कि ये तो सबसे बड़े राजा थे नॉर्थ इंडिया के, हर्षवर्धन, तो इसके अंडर छोटे छोटे राजा काम करते थे ना। तो 20 राजा, 20 किंग्स, ये मेंशन किया है ह्यूएन त्सांग ने, इनके बुलाने पे आए थे। तो ह्यूएन त्सांग टुक अ लॉट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो आप देख ही चुके हो कि लगभग 600 को लेके गए, और ये सारी संस्कृत, क्योंकि उस टाइम की लैंग्वेज ही संस्कृत थी। और ये जो असेंबली थी, तो इस असेंबली में का पर्पस ही था कि मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करना, मतलब रिलीजियस डिस्कशंस होंगे, किसी के पास कोई रिलीजियस टेक्स्ट होगा तो वो ह्यूएन त्सांग को गिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से ह्यूएन त्सांग ईजिली कलेक्ट कर लेंगे। तो यही सारी एक्टिविटीज़ होती थी। तो इमेजेस ऑफ बुद्धा, सन एंड शिवा वेयर वर्शिप्ड। तो अब देखो, ये बुद्धिज़्म के साथ साथ हिंदुइज़्म भी बिल्कुल बराबर ही रख रखा था। वॉज वर्शिप्ड एंड वैल्यूएबल गिफ्ट्स एंड आर्टिकल्स, मतलब जो भी लोग जमा हुए थे उसमें काफ़ी दान वान किया था राजा ने। तो और क्या क्या उन्होंने देखा, ये तो आप जान ही चुके हो कि अनटचेबल्स की लाइफ कितनी ख़राब हो गई थी। और कास्ट सिस्टम उस टाइम भी था, ऐसा नहीं था कि ख़त्म हो गया था। शूद्र भले ही अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन बट स्टिल देयर वाज अ डिवीज़न इन द सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल, क्योंकि हिंदू धर्म में वो इट वाज द इनिशियल डेज। तो ये 4 वर्णास उस टाइम काफ़ी प्रोमिनेंटली फॉलो किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं था कि कोई किसी को परेशान करेगा। इट वाज जस्ट अ डिवीज़न ऑफ वे ऑफ लाइफ, कि हाँ भाई मैं पूजा पाठ करवाऊँगा तो हम सारे लोग सेना में लड़ाई लड़ेंगे, तो हम सारे लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे और आप लोग फार्मिंग कर लेना। तो इस टाइप की चीज़ें। तो द स्टेटस ऑफ वीमेन डिक्लाइंड एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स। तो भले ही वीमेंस को एजुकेशंस मिलती थी, चीज़ें मिलती, लेकिन सती टाइप की चीज़ आ गई थी ना। तो आप कह सकते हो कि द स्टेटस ऑफ वीमेन डिक्लाइंड, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में बिल्कुल अर्ली हिंदू लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो सती और विडो इमोलेशन ये इन्होंने देखा कि ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। और क्या देखा, तो ये देखो, जब ह्यूएन त्सांग आए थे और 4 साल रहे, तो उनको बिल्कुल रॉयली ट्रीट किया हर्षवर्धन ने। आप देख रहे हो, हर्षवर्धन साथ घुमा करते थे ये ह्यूएन त्सांग के।
तो इनको काफ़ी इज्जत दी हर्षवर्धन ने। तो जब इनके जाने का टाइम आ गया, क्योंकि काफ़ी टाइम ऑलरेडी ये इंडिया में बिता चुके थे, 627 में ही इंडिया के लिए निकल चुके थे और 643 AD की ये बात है। तो क्या बात है, तो कन्नौज जो कि उनके खुद की कैपिटल थी, वहाँ पे उन्होंने एक रिलीजियस गैदरिंग करवाई। उन्होंने सबको बुलाया, जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे, मंत्री वगैरह, पब्लिक सर्वेंट्स, छोटे छोटे ज़मींदार, विलेज हेड्समैन, जो भी इम्पोर्टेंट हुआ करता था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इन्वॉल्व था, उन सबको बुलाया। और कहा जाता है कि 500,000 यानी लगभग 5 लाख लोग आए थे। तो ये कन्नौज जो है वो रिवर गंगा, यानी गंगा होलीएस्ट रिवर ऑफ हिंदूज़ की होलीएस्ट रिवर, वहाँ पे इनको बुलाया था, ये असेंबली करी थी। और असेंबली का पर्पस क्या था, टू हाईलाइट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। वो चाहते थे कि लोग ह्यूएन सांग से मिलें और जाने कि, तो आई गेस बुद्धिज़्म के बारे में, तो हिनायना नहीं, ये महायाना होना चाहिए। और वो साथ ही साथ चाहते थे कि ह्यूएन सांग को ऑनर भी किया जाए, ठीक है, यानी कि ह्यूएन सांग को काफ़ी इज्जत देते थे। तो वो चाहते थे कि मेरे सारे काउंसिल वाले जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो भी मिले ह्यूएन सांग से, उनकी थोड़ी इज्जत करें। तो नाउ फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ह्यूएन सांग इट इज़ नोन दैट अ स्प्लेंडिड मोनेस्ट्री श्राइन, यानी ये जो कन्नौज असेंबली कराई, ये 23 दिनों तक चली थी। तो इसमें कुछ तो एक्टिविटीज़ हुई होंगी ना। तो इसी 23 डेज़ के पीरियड में इन्होंने एक मोनेस्ट्री बनवाई थी वहाँ पे। तो मोनेस्ट्री आप बनवा रहे हो बुद्धिज़्म को सेलिब्रेट करने के लिए गंगा के किनारे कन्नौज में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी। तो कौन कौन आया था, तो प्रोमिनेंट लोगों में से 20 छोटे छोटे राजा आए थे, ट्रिब्यूटरी किंग्स। तो ट्रिब्यूटरी किंग्स मतलब जो ट्रिब्यूट पे करते थे हर्षवर्धन को, गिफ्ट्स वगैरह भेजा करते थे, टैक्स वगैरह पे किया करते थे। 3000 बुद्धिस्ट, तो ये सारे लोग नालंदा से बुलाए गए थे, क्योंकि नालंदा में स्कॉलर्स रहा करते थे, उस टाइम पढ़ा करते थे। तो 3000 बुद्धिस्ट और 3000 ब्राह्मण। यानी देखो किंग हर्षवर्धना ने ये ऐसा नहीं था कि भूल गए सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते थे। बुद्धिस्ट को बुलाया तो ब्राह्मण्स को भी बुलाया और जैन्स को भी बुलाया, ठीक है। और ये सारे लोग मोस्टली नालंदा यूनिवर्सिटी से बुलाए गए थे। तो नाउ कन्नौज असेंबली के बारे में आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए कि एक गोल्डन इमेज थी बुद्धा की, यानी कि एक 100 फीट का पोडियम बनाया गया था, 100 फीट का, और उस पर हर्षवर्धन की ही हाइट के लॉर्ड बुद्धा की एक मूर्ति रखी गई थी, ताकि दूर दूर से लोग देख सकें। और ये लोग क्या करते थे, 23 दिनों तक ये असेंबली चली थी ना, तो 23 दिनों तक रोज़ सुबह सुबह ये 20 छोटे छोटे राजा और किंग हर्षवर्धन और इसके मंत्री लोग मिलके इस मूर्ति को उतारते थे, और किंग हर्षवर्धन और सब इसको कैरी करते थे, गंगा में इस मूर्ति को नहलाते थे और शाम को वापस लाके प्रोसेशन में इसको रख देते। तो काफ़ी धूमधाम रहती थी 23 दिनों तक। तो ठीक है। और एक और चीज़ जो इवेंट हुई थी, जो ह्यूएन सांग ने यहाँ पे लिखा, क्योंकि कुछ लोग हर्षवर्धना के ऐसे भी थे जो इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ थे कि देखो ह्यूएन सांग एक चाइना से आया और हर्षवर्धन को पूरी तरीके से अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। हर्षवर्धन वही करता जा रहा है जो कि ये चाहता है, बुद्धिज़्म के नाम पे मतलब बिल्कुल डूबा ही जा रहा है हमारा किंग। तो ह्यूएन सांग ने हिंट किया है कि कुछ ब्राह्मणिकल फोर्सेस को ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि कोई फॉरेनर आके कैसे हमारे किंग पे पूरी तरीके से कब्जा कर सकता है। तो इन लोगों ने ह्यूएन सांग को मारने की कोशिश भी करी। अब ये क्या सच है क्या है वो नहीं पता। और ख़ुद किंग हर्षवर्धन के भी लाइफ पे असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था। दैट मीन्स एक रात को क्या था ना, किंग हर्षवर्धन शायद 18th डे पे 18वें दिन सो रहे थे। 23 दिनों तक ये असेंबली चली थी और सो रहे थे, तो उनके टेंट के बाहर आग लग गई। और जब वो बाहर निकले तो एक वहाँ पे कोई मॉन्क आया था, उसने उनको चाकू मारने की कोशिश की बट मार नहीं पाया। तो हर्षवर्धना पे भी इट वाज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट। तो ये जो असेंबली हुई थी कन्नौज में, जो पहली असेंबली कराई गई थी, इसका मेन पर्पस था कि लोग ह्यूएन सांग से मिले और ह्यूएन सांग की बातें सुने, उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स गिफ्ट करें। तो ये तो ह्यूएन सांग को ही बिल्कुल डिवोटेड थी एक तरह से, और बुद्धिज़्म को। एक दूसरी असेंबली भी हुई उसी साल, ठीक उसी साल, तो उसको बोलते हैं प्रयागा असेंबली। तो प्रयागा यानी इलाहाबाद हुआ करता था पहले, आज इसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये संगम भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे
गंगा यमुना ये 2 नदियाँ मिलती हैं, कहा जाता है सरस्वती भी मिलती है। तो ये असेंबली, इस असेंबली का फंडा था कि इसका ह्यूएन सांग से कोई लेना देना नहीं था। हर 5 साल पे, जब से राजा बने थे हर्षवर्धन, तो कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट करवाया, बिल्कुल इमीडिएटली नहीं। कुछ टाइम के बाद हर्षवर्धन ने डिसाइड किया कि हर 5 साल के बाद मैं प्रयाग में एक असेंबली करवाऊंगा, रिलीजियस असेंबली। तो इसका ह्यूएन सांग से कुछ लेना देना नहीं था। बाय कोइंसिडेंस 643 में ये होना ही था, और उस टाइम ह्यूएन सांग इंडिया में थे, तो उन्होंने ये वाली असेंबली भी अटेंड करी, क्योंकि वो तो रहते हर्षवर्धन के साथ ही थे। तो जो ह्यूएन सांग ने देखा कि इट वाज नोन एज महामोक्ष परिषद, ये तो कई सालों से होता आ रहा था ह्यूएन सांग के पहले से ही, और ये 75 डेज तक चला, जबकि पिछला वाला जो पहली जो असेंबली थी वो 23 दिनों तक चली थी। जबकि ये असेंबली जो पहले से ही डिसाइडेड थी, हर 5 साल पे हुआ करती थी, वो 75 डेज़ की हुआ करती थी। तो हर 5 साल पे ये चीज़ हुआ करती थी, और हर्ष और वही उसके 20 छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरी किंग्स थे। तो ये जो असेंबली थी ये 6वीं बार होनी जा रही थी, ये पहली बार नहीं होने जा रही थी। ये ह्यूएन सांग से इसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हर 5 साल पे हर्षवर्धन ये करवाते थे प्रयाग में। तो दिस वाज दी 6th सच असेंबली। और यहाँ भी इन्होंने देखा कि बुद्धा, सन और शिवा यानी सबकी बराबर बराबर पूजा की गई, जबकि पहली जो असेंबली थी उसमें प्रोमिनेंटली बुद्धा की ही मूर्ति लगाई गई थी। तो पहली असेंबली तो टोटली आप कह सकते हो कि बुद्धिज़्म पे डिवोटेड थी, इसलिए ब्राह्मणों को थोड़ा बुरा लग गया था, उसने किंग पे हमला भी कर दिया था। तो और इस तरह की असेंबलीज़ में काफ़ी गिफ्ट भी दिए जाते हैं, और ह्यूएन सांग ने लिखा है कि इतने गिफ्ट दिए जाते थे कि राजा के पास सिर्फ एक शॉल रह गई थी, वो भी उसने गिफ्ट कर दिया, और बिल्कुल कंगाल होके राजा बिकेम एम्प्टी, राजा की पूरी ट्रेजरी ही खाली हो गई थी। तो ना ह्यूएन सांग ने काफ़ी टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में भी बिताया है, और हर्षवर्धना के टाइम पीरियड का, उस टाइम के इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ एजुकेशन यही था। तो इसके बारे में भी हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हिस्टोरिकल स्टडीज़, मतलब कोई एक्यूरेटली तो इसके बारे में काफ़ी कुछ नहीं पता है हिस्टोरियंस को, तो ऐसा माना जाता है कि इसको गुप्ता एम्पायर में ही एक बाद में, बिल्कुल जब गुप्ता डायनेस्टी अपने पीक पे थी, तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। मतलब पीक से थोड़ी बाद की कहानी है ये तो, लेकिन डिक्लाइन पे तो नहीं थी। उस टाइम कुमार गुप्ता नाम के गुप्ता रूलर ने इसको नालंदा बिहार में बनवाया था। ठीक है, तो अब ये इतना बड़ा सेंटर ऑफ एजुकेशन है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 10,000। तो इसका खर्चा भी वो ऐसा नहीं था कि कुछ फ़ी वगैरह पे करते थे, काफ़ी नॉमिनल। तो इसका खर्चा किंग ने उठाना होता था, ताकि सबको पता चल सके कि ही यूज्ड टू प्रमोट एजुकेशन। तो इसका खर्चा उठाने के लिए जो नालंदा के 200 गांव थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी को ही सौंप दिए गए। तो इसके जो भी कर्ता धर्ता थे, इसके जो भी डीन इंचार्ज रहे होंगे, उनको नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास के 200 गांव दे दिए गए थे कि आप अपना खर्चा इन गांव के 200 गांव की रेवेन्यू कलेक्ट करके निकाल लिया करो। एंड द किंग हर्षवर्धना हिमसेल्फ बिकेम द चीफ पैट्रन। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। तो ह्यूएन सांग ने भी एक स्टूडेंट की हैसियत से यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया है। एंड इट सेड दैट कि 1/4 ऑफ हिज रेवेन्यू वेंट फॉर दिस। तो सब कुछ नालंदा में नहीं जाता था, 1/4 वॉज केप्ट फॉर रिलीजियस पर्पस। तो नालंदा हैड 2,000 टीचर्स, और ऐसा नहीं था कि कोई भी यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता था। स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते थे, और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से पढ़ के कोई भी पास आउट हो जाएगा। वहाँ पे भी एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। सो सी अंडरस्टैंड, एंड इट वाज वेल गार्डेड। तो यूनिवर्सिटी के गेट पे गेट कीपर भी हुआ करते थे। तो आप कह सकते हो कि उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बिहार में ही थी। नाउ अब ये तो हमने कहानी सुन ली कि हर्षवर्धन ने क्या किया अपनी पूरी लाइफ में। अब जानते हैं कि उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, डेथ कैसे हुई। तो ह्यूएन सांग 645 में लौट गए। उनके जाने के बाद ये काफ़ी बीमार रहने लगे। हर्षवर्धना काफ़ी, ही वॉज नॉट वेरी ओल्ड, काफ़ी बूढ़े तो नहीं थे, 60 साल के भी नहीं हुए थे, बट काफ़ी बीमार रहने लगे। एंड अल्टीमेटली कुछ लोगों का मानना है कि इनको पॉइजन कर दिया गया, मतलब इनके खाने वाने में जहर मिला दिया गया, इनके ही एक मंत्री ने मिला दिया। तो एनीवेज हर्षा
की डेथ हो गई उसके 2 साल बाद। तो आप याद रख सकते हो असेंबली वगैरह हो रही थी 643 में, तो आप इसको ऐसे मेमोरी पे याद रख सकते हो। उसके 2 साल के बाद ह्यूएन लौट गया और उसके 2 साल के बाद हर्षा की डेथ हो गई, ठीक है। बट इस कैसे डेथ हुई, क्यों हुई, ये उतना डिटेल में नहीं है। तो हर्षा का कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी जिसकी शादी ऑलरेडी वल्लभी में हो चुकी थी। तो वल्लभी यानी गुजरात। तो हर्षा की डेथ होने के बाद उसके मिनिस्टर्स ने कहा कि अब कोई बेटा तो है नहीं, तो बेटी को तो हम नहीं बनाएंगे राजा। अब हर्षा के अंडर 20 छोटे छोटे राजा काम करते थे, ये आपने देखा बार बार। तो उसमें से सब ने कहा कि अब हर्षा की जगह मतलब हम लेने की कोशिश की, मगर कोई सक्सीड नहीं हो पाया। सब उतने मतलब स्ट्रांग थे नहीं कि कोई एक ही पूरे एम्पायर पे कब्जा कर ले। तो ऐसा माना जाता है कि हर्षा की डेथ में, ठीक है, इस मिनिस्टर हर्ष का ही एक मिनिस्टर हुआ करता था। कुछ लोग आउट ऑफ जेलसी भी ये बोल सकते हैं, बट चाहे जो भी हो, हर्ष के मरने के बाद जिसने उसकी किंगडम संभाली वो उसका खुद का ही मंत्री था। उसका नाम था अर्जन या अरुणास्व, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसने ही अपने किंग हर्षा को पॉइजन कर दिया। तो जो भी हो, हर्षा के मरने के बाद कन्नौज का जो कंट्रोल है वो इसी मंत्री के हाथ में आ गया। बट ये थोड़ा एग्रेसिव था, थोड़ा मूर्ख था, इसको किंगडम चलाने का तरीका उतना मालूम नहीं था। तो क्या किया इसने, एक चाइनीज़ एनवॉय इसके पास भी है। ऑब्वियसली आप किंग बनोगे तो आपके पास गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं, आप नए नए किंग बने होते हो। तो वैसे ही चाइना से एक एम्बेसडर आया था इसके पास, जिसको इसने इंसल्ट करके निकाल दिया। तो ये जो एम्बेसडर था उसने नेपाल के राजा के साथ मिल के इस पर अटैक कर दिया और इसको कैप्चर करके अपने साथ लेके नेपाल चला गया। तो उसके बाद आप मान सकते हो कि कन्नौज का कंट्रोल पुष्यभूति डायनेस्टी हर्षवर्धन और उसके मंत्री लोगों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। और इस तरह से आप कह सकते हो कि हर्षवर्धन की लेगेसी उसके डेथ के इमीडिएटली बाद ही खत्म होगी, क्योंकि उसका बेटा तो था नहीं, एक बेटी थी, वो वल्लभी में रहती थी। दिस वे द स्टोरी ऑफ हर्षा केम टू एन एंड इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ।